तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स के बारे में। ठीक है बेटा, एरर की जो चर्चा होती है वो फिजिक्स में या आप कहिए कि साइंस की किसी भी ब्रांच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइंस में बात की जाती है मेजरमेंट्स की। ठीक है, और मेजरमेंट करते हुए अगर एरर्स आ गए बेटा तो हमारा काम तो खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए एरर की जो स्टडी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है, इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें इतना सब में नहीं घुसूंगा। मैं थ्योरी सिर्फ उतनी कवर करूंगा जिससे आपके जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन बन जाएं। ठीक है, मेरा जो मेन ध्यान यहाँ पर रहने वाला है, मैं बात करूंगा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सवालों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ताकि हमारे से जब हम जेईई के पेपर में बैठे और कोई सवाल मिल जाए अगर एरर का, तो वो मुझसे बनना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट देने की जिम्मेदारी, बिल्कुल एकदम बेस्ट कंटेंट देने की जिम्मेदारी वो मेरी है भाई साहब, परंतु अच्छे नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है। ठीक है, तो अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, अपने को जगह जगह पर वीडियो को स्टॉप करना है, जगह जगह पर वीडियो को पॉज करना है, और अगर कहीं पे नहीं समझ आए तो रिवाइंड करके देखना है, और तब तक देखना है कि जब तक समझ नहीं आ जाए, और फिर भी समझ नहीं आ जाए तो नीचे कमेंट कर देना है, वहां पर आकर के मैं आपके डाउट ले लूंगा। ओके चलो, अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, हम लोग शुरू कर रहे हैं एरर्स के साथ। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो बात हुई एरर की। ओके, एरर माने भाई, एरर माने हिंदी में तो गलती होती है, गलती। ओके, तो ये एक प्रकार की गलती है बेसिकली। अब देखो, हम गलतियों की भी स्टडी कर रहे हैं बेटा, बताओ है कि नहीं? गलतियों की भी स्टडी करनी पड़ रही है। अब गलती कर दी तो कर दी, साला पढ़ो भी अब उसे, है कि नहीं? तो पढ़ना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए बेटा, जब एरर की बात की जाती है तो यहाँ पर बात होती है दो प्रकार की, दो चीजों की बात होती है, दो क्वांटिटी की बात होती है। एक क्वांटिटी होती है ट्रू वैल्यू और एक क्वांटिटी होती है मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू माने वो जो किसी क्वांटिटी की वाकई में असलियत में जो उसकी वैल्यू है वो उसकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। वाकई में तो ट्रू वैल्यू भी कभी ना कभी मेजर ही की गई थी, है कि नहीं? परंतु ट्रू वैल्यू का डिटरमिनेशन करते हुए उस एक्सपेरिमेंट को इतने ज्यादा बार परफॉर्म कर लिया गया कि उन सबका जब एवरेज लिया गया तो बोला गया कि भाई अब यही ट्रू वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है नहीं? हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं? तो अब जब ये वैल्यू जब डिटरमाइन की गई थी तो वाकई में इस एक्सपेरिमेंट को इतनी ज्यादा बार परफॉर्म कर दिया गया और उनका जब एवरेज निकाला गया, दैट केम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोला गया कि यही इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। बट वाकई में वो भी कभी ना कभी तो मेजर की गई थी, है कि नहीं? तो ट्रू वैल्यू से हम लोग क्या समझेंगे? यहाँ पर ट्रू वैल्यू से हम लोग समझेंगे जो क्वांटिटी की असलियत में वैल्यू है वो कहलाएगी उसकी ट्रू वैल्यू। ओके, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ट्रू वैल्यू कैसे लिखें? ट्रू वैल्यू ऐसे TRUE और वैल्यू ट्रू वैल्यू। ओके, मैं यहाँ पर उसको ऐसे टीवी से दिखा दूंगा। किससे दिखा दूंगा? टीवी से। और ट्रू वैल्यू क्या कहलाएगी? बोला जाएगा कि द एक्चुअल वैल्यू, ओके, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ओके, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी is called as its ट्रू वैल्यू। ओके, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसकी ट्रू वैल्यू कह देंगे। भाई बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज हो जाएगी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू। ओके, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ये वो वैल्यू होगी जब हम लोग एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करेंगे और उस समय जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो मेजरमेंट करेंगे, ये वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या बोला गया? कि द वैल्यू obtained during the measurement, okay, during the measurement, ठीक है, वो उसकी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते समय हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की वो क्या कहलाएगी? उसकी मेजर्ड वैल्यू कहलाएगी। बोलो, बात समझ आ गई? अब बेटा जानते हो, ये जो ट्रू वैल्यू है और ये जो मेजर्ड वैल्यू है, ये कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं मिल सकती। इनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर रहेगा। कभी हो सकता है कि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा निकल आए, कभी ऐसा होगा कि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम निकल आए। तो बेटा ये जो डिफरेंस है ना ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू के बीच का, ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को ही बोला जाता है एरर। क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। तो अगर मुझे एरर डिफाइन करना पड़ जाए, कि मुझे कोई बोले कि भाई डिफाइन एरर, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है ना भैया, वही क्या है? एरर है। ओके, इस मेजर्ड वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ऐसे MV से दिखा रहे हैं, है ना?
बेटा ये जो एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एरर नेगेटिव भी हो सकता है, पर जीरो कभी नहीं हो सकता। इन द रियल कैलकुलेशन, इन द रियल वर्ल्ड ये जो एरर है ये कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है बेटा, एरर की जो कैलकुलेशन है, जब हम किसी क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी जो बहुत ज्यादा प्राइसी है, जो बहुत ज्यादा कीमती है, अगर उस क्वांटिटी का जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो वहां पर एरर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे मान लो बाजार में जाओ, किसी सब्जी वब्जी वाले से आप सब्जी वब्जी लेने जाओ, तो आप 2-4 टमाटर अगर उससे फालतू भी तुलवा लोगे तो उसकी तबीयत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो वाकई में आपको 2-4 टमाटर फालतू भी दे देगा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आप कभी किसी सुनार की दुकान पर जाएं, मैं तो कभी नहीं जाता हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं बेटा, है ना, पर अगर आप लोग कभी सुनार की दुकान पर जाएं और वहां पर जाकर के अगर आप उस सुनार को बोले कि भैया जरा 10 ग्राम सोना फालतू दे दीजिए ना, तो आपके कान के नीचे 2 लपड़ मारेगा, ए साला 10 ग्राम सोना फालतू मांग रहा है बे, 10 ग्राम सोना 60,000 रुपए का बेटा, है कि नहीं। तो सोचो इतनी सी क्वांटिटी और 10 ग्राम में अगर 1 ग्राम का भी एरर ऊपर नीचे हो जाए तो भाई साहब 6,000 रुपए का हिसाब किताब बन जाएगा। वो बोलो बात समझ आई कि नहीं आई यार, है ना। तो बड़ा यार ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। इसके अलावा जब साइंटिफिक कैलकुलेशन जब की जाएगी, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, अब वहां पर इंजीनियर ने कैलकुलेशन में अगर गलती कर दी बेटा, और अगर वो डैम ढह गया, वो पुल ढह गया, तो भाई साहब कई लोगों को उसका नुकसान हो जाएगा, भाई साहब जान माल की बहुत भयंकर हानि हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए जब साइंटिफिक कैलकुलेशन की जाए या जब किसी प्राइसी चीज की कैलकुलेशन की जाए तो वहां पर ये तो एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम एरर पढ़ें, इसीलिए हमें एरर सीखना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, एकदम पक्का, है ना। बेटा एरर जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब कई कई प्रकार के एरर होते हैं, बट मेजरली मैं आपको क्या है, मैं 2 प्रकार के एरर बताता हूं, सुने ध्यान सुनने एक बार जरा ना। देखो तो एरर की अगर मैं बात करूं तो मुझे बोलना चाहिए कि 2 प्रकार के एरर, ठीक है। एक तो मैंने बोला रैंडम एरर, ओके, रैंडम एरर, जैसे कि बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बिल्कुल ही रैंडम है बेटा, इसका जो रीजन है वो बिल्कुल ही रैंडम है, पता ही नहीं चल रहा। इसकी जो अकरेंस है, इसका जो अकरेंस का जो रीजन है वो कंप्लीटली रैंडम है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कभी हवा चल गई, कभी लाइट चली गई, कभी किसी ने बीच में बोल दिया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो जो रीजंस हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बिल्कुल रैंडम रीजंस हैं। तो रैंडम रीजंस हैं तो उन्हें कभी भी मेजरमेंट से 100% नेग्लेक्ट कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रकार के जो एरर होते हैं उन्हें कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें, रैंडम एरर कहते हैं। और बेटा दूसरे तरफ जो एरर होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ओके, सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर, ओके। बेटा ये जो सिस्टमैटिक एरर है इनके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट दे आर मेनली ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, ओके, मेनली ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, मेनली ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, ये बेसिकली फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ही होते हैं। तो बोला भाई ठीक है ना सर, थोड़ा समझाओ सर। अब ध्यान से देख, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास मान लीजिए कि कोई वेइंग बैलेंस है, कोई डिजिटल वेइंग बैलेंस है, ओके, डिजिटल वेइंग बैलेंस देखिए ना आप लोगों ने, कभी गए होगे किसी ग्रोसरी शॉप पर गए हो, किसी सुनार की दुकान पर गए हो, तो वहां पर ये सब चीजें होती है ना, डिजिटल वेइंग मशीन होती है, आप उसके ऊपर कोई सामान रखते हो तो स्क्रीन पर दिखा देता है कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है ना। तो आप जैसे देखो कि मान लो आपके पास क्या है, कोई डिजिटल वेइंग मशीन है और आपने उसके ऊपर क्या है, कोई सामान नहीं रख रखा, तो अगर कोई सामान नहीं रख रखा और मैंने बोला कि इस समय मान लो ये 20 ग्राम शो कर रही है, स्केल के ऊपर क्या शो कर रही है, रीडिंग 20 ग्राम शो कर रही है अपने स्क्रीन पर, और फिर आपने मान लो एक पॉलिथीन में कुछ सामान भर करके आपने उसके ऊपर रख दिया और अभी 100 ग्राम शो कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वाकई में वजन कितना है, वाकई में वजन है 80 ग्राम, 80 ग्राम का वजन है वो, है कि नहीं। तो आपने कैसे किया ये, सर बिल्कुल सिंपल था सर, जब कुछ वजन रखा ही नहीं था तो ये 20 ग्राम रीड कर रही थी, और वजन रखने के बाद अब ये 100 ग्राम रीड कर रही है, तो वाकई में जो वजन था सर वो तो 80 ग्राम ही था ना। बोल बात समझ आई कि नहीं आई। तो आपने 1 मिनट में सिस्टमैटिक एरर पकड़ लिया और पकड़ के उसको नेग्लेक्ट भी कर दिया, उसको मेजरमेंट से अवॉइड भी कर दिया। तो इस प्रकार का एरर जिसको 100% अवॉइड करना पॉसिबल होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, वो मेनली ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा कोई एरर जिसको 100% नेग्लेक्ट करना पॉसिबल है तो उसको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, जब उसको 100% नेग्लेक्ट कर ही देंगे मेजरमेंट में से, उसको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मजा तो उस चीज का है जो बिल्कुल कंप्लीटली रैंडम रीजंस की वजह से है ना, कंप्लीटली रैंडम अकरेंस, ओके, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी इसका कुछ हो गया, कभी उसका कुछ हो गया। 2 लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कभी एक की गलती हो गई, कभी दूसरी गलती हो गई, कभी लाइट चली गई, कभी हवा चली गई, कभी पंखा हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, है कि नहीं।
तो उस तरह की रीजंस की वजह से ये जो एरर्स आते हैं इन्हें कहते हैं रैंडम एरर। इनको कभी भी बिल्कुल 100% अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, पर बेटा जानते हो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, इन्हें ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे मिनिमाइज करेंगे भाई? आप एक एक्सपेरिमेंट को, आप मैं तो कहता हूं नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे क्या करो कि रिपीट कर दो, और फिर क्या करो उन सारी वैल्यूज का एवरेज ले लो, तो जो रैंडम एरर है वो बिल्कुल एकदम मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, परंतु उसे ऑप्टिमाइज तो किया जा सकता है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? क्या मैं समझो हमारे को बात समझ आई है एकदम पक्का? तो बेटा अब जो आगे की जो चर्चा है ना, अब आगे की चर्चा मेरी चलेगी इसके साथ कि हम लोग कैसे उस एरर को मिनिमाइज करें और कैसे फिर आगे का हम लोग काम करें। बताओ बात समझ आई कि नहीं? 100% एकदम? क्या मैं समझू हमारे को? इतनी कहानी तो क्लियर है एकदम? पक्का पक्का एकदम है ना? नहीं समझ आए तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना कि सर थोड़ा सा सर डाउट है, सर थोड़ा दिक्कत है, मैं आकर के उसको सॉल्व कर दूंगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? पक्का एकदम है ना? चलो आ जाओ, तो फिर इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं मस्त तैयार होकर के आ रखा हूं, मेरे साथ इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। कर लो। तो आओ चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम उस रैंडम एरर को ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं, उसको बिल्कुल मिनिमाइज करना सीखते हैं कि उस रैंडम एरर को कम से कम कैसे करें। यार उसको बिल्कुल एकदम जीरो करना तो पॉसिबल नहीं है, परंतु उसको कम से कम कैसे किया जाए ये मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है बेटा, करते क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को, जब मतलब फाइनल हमको जो वैल्यू रिपोर्ट करनी है, तो उसके एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग उसे रिपीट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मानो कि जब मैंने पहली बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे आंसर मिला R1। ठीक है, मेरी जो रीडिंग आई वो आई R1। ठीक है, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया, और जब दोबारा परफॉर्म किया तो मेरी वैल्यू आई R2। ओके, जब मैंने तीसरी बार जब परफॉर्म किया तो मान लीजिए वैल्यू आई R3, और ऐसे करते 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 मैंने बहुत बार उसे परफॉर्म किया, और जब nth बार परफॉर्म किया तो वैल्यू आई Rn। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब बेटा जानते हैं कि इन सारी वैल्यूज का जो एवरेज वैल्यू होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। अब सोच करके देखो कि मान लो मैंने 1,00,000 बार अगर मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, तो उन 1,00,000 वैल्यूज का जो एवरेज आएगा भाई साहब, उससे अच्छा आंसर तो आना पॉसिबल नहीं है भाई साहब, है कि नहीं? तो बेटा ये जो आर एवरेज है ना, मैंने क्या बोला, आर एवरेज माने ये R1 प्लस R2 प्लस R3 और अप टू Rn और डिवाइडेड बाय n। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बेटा ये जो आर एवरेज है ना, इसी को बोला जाता है ट्रू वैल्यू या तो बेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं बेस्ट वैल्यू। ओके, यही कहलाती है बेस्ट वैल्यू। ठीक है जी, तो मैंने कहा ठीक है जी, इसको या तो बेस्ट वैल्यू कह दीजिए और या तो क्या कह दीजिए, ट्रू वैल्यू कह दीजिए। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे एक बात का जवाब दें आप कि ये जो पहली बार जो रीडिंग आई थी R1 और ये जो एवरेज आया है R एवरेज, क्या इनके बीच में एक डिफरेंस होगा? क्या ये सेम वैल्यू होने वाली है? भाई साहब सेम वैल्यू नहीं होने वाली, इनके बीच में क्या होगा, एक डिफरेंस होगा। बेटा ये जो R1 और R एवरेज के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R1। क्या बोला जाता है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R1। मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, सुनो मेरी बात, क्या लिखा मैंने, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, सर ये क्या परेशानी है, सर ये क्या बीमारी है, अभी बताता हूं, परेशान मत हो। देखो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R1 क्या लिखा गया, ये लिखा गया, ध्यान से देखना क्या बोला गया कि जो R एवरेज है और इस R1 का ये जो डिफरेंस है, इसे बोला गया एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R1। और लिखने का तरीका उसे ऐसे लिखते हैं, सुनो, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R1। बताओ बात समझ आई एकदम पक्का? तो उसी प्रकार से अगर आपको बोला जाए कि एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R2, तो वो क्या बन जाएगा, R एवरेज और माइनस का R2, और लिखेंगे कैसे, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग R2। बोलो बात समझ आ गई क्या? अब ऐसे करते 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 अगर आपको बोला जाए कि एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग Rn, तो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा R एवरेज और माइनस Rn, और लिखने का तरीका एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग Rn। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। तो जब आपने क्वांटिटी 1 को मेजर किया, बेसिकली आपने जब एक्सपेरिमेंट पहली बार किया तो एरर आया डेल्टा R1, दूसरी बार किया तो एरर आया डेल्टा R2, तीसरी बार किया तो डेल्टा R3, चौथी बार किया तो डेल्टा R4, nth टाइम बाद जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो एरर आया डेल्टा Rn।
तो मुझे बताओ इन सारे एररों में भी सबसे बेस्ट एरर कौन सा है भाई? जो इन एररों का भी क्या हो, मीन हो, जो इनका एवरेज हो। तो बेटा यहां पर एक टर्म डिफाइन करी गई, उसे बोला गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन और एवरेज का मतलब एक ही होता है ना? तो मीन और एब्सोल्यूट एरर, क्या बोला गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें। मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो एब्सोल्यूट एरर तो ऐसे दिखाया गया और मीन था ना, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। और बनेगा क्या? वो ये बन जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 और अप टू डेल्टा Rn और डिवाइडेड बाय n। ओके, सो दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? बेटा ये जो है दिस इज द बेस्ट वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, है ना? एंड दिस इज द बेस्ट एरर। ओके, दिस इज द बेस्ट मेजरमेंट एंड दिस इज द बेस्ट एरर। ओके, तो जब हमें साइंटिफिकली जब हमें कोई वैल्यू रिपोर्ट करके देनी होती है, हमें प्रैक्टिकल फाइल में जब कोई वैल्यू लिखनी होती है, हमें किसी साइंटिस्ट को या साइंटिफिक वर्ल्ड में जब हमें मेजरमेंट देनी होती है, तो हम लोग कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं, सुनो ऐसे। कैसे? आर एवरेज और प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज। ठीक है, उसमें जो आर एवरेज होती है ये आप कहते हो कि भैया यही बेस्ट वैल्यू है, और प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज केस में मैक्सिमम इतना ही एरर हो सकता है। सर ये क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। सुनो कि अगर मैंने कोई मेजरमेंट ली इस तरह से कि 10 प्लस माइनस 0.1, तो ये इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो भैया मैंने ये क्वांटिटी मेजर की है 10 और उसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस 0.1। तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वाकई में इस क्वांटिटी की वैल्यू 9.9 से लेकर के और 10.1 तक कुछ भी हो सकती है, परंतु ना तो 9.1 से कम होगी और ना 10.1 से ज्यादा होगी। इसके कहीं ना कहीं बीच में ही होगी, या होगी तो 9.1 और या तो 10.1, 9.9 या 10.1। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि वाकई में ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 9.9 से और 10.1 तक कुछ भी हो सकती है, परंतु इस ब्रैकेट के बाहर नहीं हो सकती। बोलो बात समझ आएगी नहीं? एकदम पक्का 110%। अब बेटा अब ध्यान से देखें तो ये जो डेल्टा आर एवरेज है इसी को मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी कभी कभी कह दिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कह दिया जाता है? इसी को कह देते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, है ना? क्योंकि ये बता करके आप सामने वाले को ये बताते हो कि भैया देखो इसके बाहर ये वैल्यू नहीं जाएगी, इसीलिए इसी वैल्यू को हम लोग क्या भी कह देते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी कह देते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अरे क्या मैं समझू? हमें समझ आया है? अरे पक्का, है ना? अब ध्यान से देखना भाई। सुनो एक और बात बताता हूं आपको। बेटा एक चीज होती है इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर कहते हैं। बहुत आसान है, परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, रिलेटिव एरर। बेटा रिलेटिव एरर कुछ नहीं होता, बेसिकली ये डेल्टा आर एवरेज और बाय आर एवरेज यही होता है और कुछ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस वाली क्वांटिटी में मैं अगर आपको रिलेटिव एरर निकाल के दिखाना चाहूं तो रिलेटिव एरर यही है। क्या है? 0.1 और डिवाइडेड बाय 10, बस आगे रिलेटिव एरर। बोला आया कि नहीं आया? पक्का। अच्छा एक चीज और होती है, इसको परसेंटेज एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज एरर। बेटा ये जो रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा आर एवरेज और बाय आर एवरेज। आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो परसेंटेज एरर ही होगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे इसी में मैं अगर आपको परसेंटेज एरर निकाल के दिखाऊं तो क्या जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 10 और इंटू 100। एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया तो भाई साहब ये कितना आ गया? 10% का एरर आ गया। कितना आ गया? 10% का एरर। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? परंतु किसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है, मैक्सिमम पॉसिबल की बात नहीं कर रहा, वो तो कुछ भी हो सकता है। जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर होता है वो प्लस माइनस 5% का ही होता है। तो अगर आपने वाकई में कोई एक्सपेरिमेंट आपने लैब में जाकर के किया और अगर उसमें आपका जो एरर है वो 5% से ज्यादा आ रहा है, मतलब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से तो 5% ज्यादा है या 5% कम है, तब तक तो चल जाएगा, है कि नहीं? मतलब 5% से अगर ज्यादा हो गई तो भी गड़बड़ है और 5% से माइनस में भी ज्यादा हो गई तो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो प्लस माइनस 5% से ज्यादा का एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा नहीं माना जाता है। बोलो बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? एकदम पक्का। फिर आपका जो एग्जामिनर है आपको बोलेगा चल 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 निकल, दोबारा रिपीट करके लाओ एक्सपेरिमेंट को। कब तक? जब तक कि आपका एरर 5% के लिमिट के अंदर ना आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना होता है? बस 5% का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर कितना रखा है? 10%। भाई साहब भयंकर एरर है कि नहीं? तो अपने को एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का। बाकी इसमें ऐसा थ्योरी व्योरी का कुछ नहीं है,
एक दो चार बातें मैं आपके साथ थोड़ी सी एक्यूरेसी और प्रिसीशन के ऊपर मैं हल्का सा और बोलना चाहूंगा, आपको एक आइडिया दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उसके बाद फिर मैं सवाल बनाने के लिए लग जाऊं। हालांकि सवाल में भी एक्यूरेसी प्रिसीशन का मेरे को कोई खास लेना देना नहीं होगा, ठीक है, परंतु फिर भी थोड़ा सा एक लीस्ट काउंट पे बोल देता हूँ और थोड़ा सा मैं आपको एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में और बताता हूँ। बाकी फिर उसके बाद अपन ने सवाल ही बनाने हैं। बोलो, बात समझ आ गई एकदम पक्का? क्या मैं समझूं, इतनी कहानी समझ आई है ना? चलो आ जाओ, इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लो एकदम मेरे साथ, बढ़िया तैयार होकर के आया हूं मैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कर लो। आओ बेटा सुनो, अब जरा मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ लीस्ट काउंट के बारे में और कर देता हूं कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन सवाल वाल बनाएंगे, ठीक है। मेरी बात सुनना जरा एक बार बेटा। एक चीज होती है, इसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट, ओके। मेरे साथ साथ लिख लेंगे LEAST, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपका वो जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उस ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है कि नहीं होता? वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना। तो इस 15 सेंटीमीटर के स्केल से जो मैक्सिमम लंबाई आप नाप सकते हो, वो लंबाई कितनी होती है? वो तो 15 सेंटीमीटर ही होती है। परंतु क्या आप ये जानते हो कि इस 15 सेंटीमीटर के स्केल से कम मिनिमम लेंथ कितनी नापी जा सकती है? बताओ बताओ। 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, कितनी नाप सकते हो? बताओ बताओ बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ पहले मेरे को। कि सर आपके बताने से पहले देखो सर हमने बता दिया था, सर देखो लिख दिया तुमने। वीडियो पॉज कर दो यहाँ पर, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कर दो, वीडियो पॉज कर दो बेटा। अब उसके बाद कमेंट कर दो, बोल करा है कि नहीं करा, एकदम पक्का। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देखना। तो जैसे हमारा, आप मान लीजिए कि जिस तरह से ये हमारा एक स्केल है, ओके। तो स्केल में जैसे मैंने बोला कि बेटा मान लो जो 0 है, 0 शुरू हुआ यहाँ पर, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ कि मान लो ये जो मार्क है, ये मार्क है, मैं कह देता हूँ चलो मान लो 1 सेंटीमीटर का मार्क है, ठीक है। कितने का मार्क है? 1 सेंटीमीटर का। तो हमें ये पता है कि बीच में एक बड़ा मार्क और होता है, और ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर का। तो इनका मतलब ये है कि अगर मेरे को बोले कि यहां से लेकर और यहां तक की आप लंबाई नापें, तो ये जो लंबाई है, दिस इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। दिस इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर। परंतु क्या आप ये बात जानते हैं कि हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 डिविजन्स होते हैं? कैसे कैसे होते हैं? सुनो, ऐसे ऐसे होते हैं। जैसे बोलूं कि ये 1 है, मान लो ये 2 है, ये जैसे ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, इस तरह से। फिर नीचे से 6, फिर 7, फिर 8, और फिर ऐसे 9, और फिर ये 10 है ना। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, तो आपको 10 डिवीजन नजर आएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन नजर आए ना। अब सोच करके देख, तो मैंने 1 सेंटीमीटर की जो लंबाई थी उसके मैंने 10 टुकड़े कर दिए। तो अगर 1 सेंटीमीटर की लंबाई के 10 टुकड़े कर दिए गए, तो एक टुकड़े की लेंथ कितनी आ गई? ये हो गई 0.1 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो बेटा ध्यान से आप देखें, तो ये जो यहां से यहां तक की ये जो लंबाई हुई, ये छोटी सी लंबाई, ये लंबाई कितनी है? दिस इज 0.1 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है, अगर वो 0.1 सेंटीमीटर से कम रही, तो इसको तो स्केल के इस्तेमाल से नाप नहीं पाएंगे, वो तो कहीं बीच में फंस जाएगा यार, है कि नहीं? तो 0.1 सेंटीमीटर से लंबी जो लेंथ होगी, उसको हम इसका इस्तेमाल करके मेजर नहीं कर सकते हैं। तो बेटा जो मिनिमम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, बस उसे ही हम क्या कह देते हैं? लीस्ट काउंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लीस्ट काउंट कह देते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। क्या मैंने बोला कि द मिनिमम वैल्यू, क्या बोला गया? कि द मिनिमम वैल्यू which can be measured, okay, which can be measured using an instrument is called its least count, okay। तो हमारी जो नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो स्केल होता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तुम खुद से बताओ, अभी भी बताया गया। उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो मतलब कि उसका इस्तेमाल करके 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा की लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं। बताओ बात समझ आएगी नहीं आई? क्या मैं समझू? हमारे को इतनी कहानी समझ आ रही है? देख लो, अब आगे बढ़ा रहा हूं फिर चर्चा थोड़ी सी, है ना। अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास क्या है? एक लेंथ है, ठीक है, और वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एक बेसिकली एक लंबाई है, एक रेखा है, मान लो पेपर के ऊपर एक लाइन खींची हुई है,
और आपको बोला गया कि बताओ इसकी लंबाई नाप के बताओ, तो आप क्या करोगे, आप स्केल लेके फट गए साला, इसके ऊपर स्केल रखोगे और उसके बाद लंबाई नापने लग जाओगे, है कि नहीं। तो क्या तुमने ये बात कभी नोटिस करी है, मुझे बताना भाई साहब एकदम अच्छे से नोटिस करिए कि नहीं करी, कि हम लोग कभी ऐसे थोड़ा सा ऐसे देखते हैं ना, मतलब ऐसा स्केल रखा हुआ है और मैं अगर हल्का सा पीछे से देखूंगा ना, मुझे लगेगा यार ये लाइन ना 1 सेंटीमीटर से जरा हल्का आगे बढ़ रही है, मतलब ये अगले वाले डॉट से कोइंसाइड कर रही है। और अगर मैं इधर से देखता हूं ना, कभी कभी मुझे लगता है यार ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा पीछे ही है यार, ये पीछे वाली से कोइंसाइड कर रही है। तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाता कि वाकई में ये जो लंबाई है ये कितनी है। बोलो बात समझ आई कि नहीं। मैंने कहा हाँ यार बात तो समझ आ रही है है ना। तो उस समय आप ध्यान से देखो, तो अगर उस समय अगर आपको वैल्यू रिपोर्ट करनी होती ना, तो आप वैल्यू ऐसे रिपोर्ट करते, कैसे करते, आप ऐसे करते, कैसे कि 1 प्लस माइनस 0.1 और साथ में सेंटीमीटर। तो आप सामने वाले को आपने क्या बताया कि भाई देखो सुनो यार, मैंने देखो लंबाई तो मेजर करी थी, परंतु यार मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था यार, जब मैं इधर से देख रहा था तो यार ये थोड़ा सा यार बढ़ी हुई लग रही थी, इधर से देख रहा था थोड़ी अंदर लग रही थी। तो यार देखो यार, ये जो लंबाई जो मैंने मेजर की है, ये लंबाई 0.9 सेंटीमीटर से और 1.1 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। देखो मुझे मत टोकना यार, देखो बाद में यार। पर अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, पूरा फोकस यहीं रखना। देखो अगर इसमें मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहूं, तो परसेंटेज एरर अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया कि जो परसेंटेज एरर है वो कितना आ जाता है, डेल्टा आर एवरेज बाय आर एवरेज इंटू 100 आ जाता है। तो देखो कितना जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय 1 और इंटू 100। तो एरर कितना आ गया, 10% का एरर आ गया बेटा। और 10% का एरर कोई अच्छा एरर नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हमें ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करना पड़ेगा, हमने सही वैल्यू नहीं नापी। अब ध्यान से सुनना बेटा, वैल्यू तो हमने सही नापी, परंतु ये जो इतनी छोटी लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर, उसके लिए वो जो मेजरिंग टूल जो हमने इस्तेमाल किया वो एक अच्छा टूल नहीं है, है ना बेटा। वाकई में अगर 2 सेंटीमीटर से कम की लेंथ अगर आपको अपने उस स्केल से नापनी पड़ जाए तो नाप तो सकते हो, परंतु वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, सुनो, अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिखता तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि हल्का सा आगे भी हो सकता है, हल्का सा पीछे भी हो सकता है। तो अगर इसमें मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहता तो आप देखिए परसेंटेज एरर कितना आ जाता, ये आ जाता 0.1 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाता बताओ, ये आ जाता 5% का एरर। कितना आ जाता, 5% का एरर। तो इसका मतलब कि 2 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की अगर हम लोग लंबाई नापेंगे तब तो वो स्केल है बिल्कुल सही, और अगर 2 सेंटीमीटर से कम की लेंथ अगर हम लोग नापना चाहें तो नाप तो बेशक लेंगे, परंतु ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें एरर जो है वो 5% से ज्यादा हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई। तो इसीलिए कई सवालों में, इसीलिए मैंने बताया लीस्ट काउंट, क्योंकि कई सवालों में वो आपको प्लस माइनस एरर ना दे करके, प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज ना दे करके आपको वो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट देगा। तो उस लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको यही समझना है कि वो प्लस माइनस इतना है। जैसे इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पर बोला गया 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली वो डेल्टा आर एवरेज दे भी सकता है और छुपा करके भी दे सकता है। तो आपको वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख करके आपको समझ आना चाहिए। बोलो बात समझ आई है कि नहीं आई, क्या मैं समझू, हमें बात समझ आई 110%। अरे सोच लो, एकदम पक्का है ना, पक्का पक्का एकदम बिल्कुल। हाँ चलो अब इसको आराम से एक बार नोट करो, थोड़ा सा एक्यूरेसी प्रिसीजन के ऊपर बोलता हूं, फिर बढ़ चलते हैं अपन सवालों की तरफ, ठीक है। चलो नोट कर लो, आ जाओ बेटा। देखो तो मैं थोड़ी सी बात आपके साथ कर देता हूं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ चलेंगे सवालों की तरफ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो आ जाओ, तो हेडिंग बना लेंगे एक मेरे साथ साथ, क्या, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ओके, PRECESION। ओके, हालांकि फिजिक्स में तो स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है। अब मैं कुछ और बोलूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा। आप लोगों ने सभी ने डार्ट बोर्ड देखा है, डार्ट बोर्ड कैसा होता है, और वो जो दीवारों पे लगा रहता है ऐसे गोल गोल, फिर अपन दूर से वैसे नुकीले नुकीले नीडल नहीं होते, ऐसे फेंक फेंक के मारते हैं, साला है कि नहीं, देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने, है ना। देखो मैं यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ एक ऐसा ही डार्ट बोर्ड। ओके सोचो, अगर मैं कहूँ कि ऐसे डार्ट बोर्ड होता है, ऐसे गोल होता है ना, ऐसे गोल होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे और गोले होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते, है ना। ऐसे बहुत सारे गोले होते हैं उस डार्ट बोर्ड के अंदर, और आप जितना अंदर से अंदर मार सको, जितना सेंटर से सेंटर मार सको, ऐसा बोला जाएगा कि आपका निशाना उतना ही बढ़िया है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आप समझ गए हो मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूं। बोलो समझे कि नहीं समझे भाई साहब, है ना, इस तरह से। तो ऐसे होता है, मान लो कि अंदर वाला गोला मैं कह रहा हूं कि चलो मान लो ये रहा, ठीक है,
अंदर वाला गोला ये रहा इस तरह से, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पर बाहर कोई और गोला है इस तरह से, ठीक है, ऐसे है कोई गोला मान लो, ओके, इस तरह से। फिर और देख लेते हैं, चलो देखो मैंने बोला मान लो एक गोला ये रहा ऐसे, ओके, देखो क्या मैं सही बना रहा हूं क्या? अरे ऐसा ही होता है कि डार्ट बोर्ड है ना, ऐसे गोल गोल। तुम लोग यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना ताकि तुम्हें ये डार्ट बोर्ड बनता हुआ नहीं देखना पड़े, है ना। कई बच्चे बोलेंगे साला हमारा टाइम वेस्ट कर दिया डार्ट बोर्ड दिखा करके बे, है ना। अब देखो, तो मैंने बोला मान लो आपके पास इस तरह से क्या है, कोई तो डार्ट बोर्ड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप उसके बारे से फेंक फेंक के ऐसे निडल मारते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि मान लो मैंने सबसे पहले किसी पहले पर्सन को बोला और मैंने बोला कि भैया आप ऐसे डार्ट फेंको इसके ऊपर, ठीक है। और फिर उसने डार्ट फेंकी और भाई 3 बार उसने डार्ट फेंकी, तो पहली डार्ट तो लगी यहां पर, ओके, दूसरी डार्ट लगी यहां पर और तीसरी डार्ट लगी यहां पर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? ये जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं पहली बार में फेंकी गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्यूरेसी के कहीं भी नजदीक है? एक्यूरेसी तब मानी जाएगी जब बिल्कुल सेंटर में लगे, तो एक्यूरेट मानेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या इन तीनों वैल्यू में से कोई एक भी क्या एक्यूरेट है? क्या एक्यूरेट तो नहीं है। और दूसरी बात, क्या ये तीनों जो वैल्यूज हैं, क्या ये जो तीनों डार्ट की जो पोजीशंस हैं, क्या ये बिल्कुल आसपास है कि दूर दूर है? ये तो बहुत दूर दूर है। तो बेटा ऐसा बोला गया कि ना तो ये वैल्यूज एक्यूरेट हैं और ना ये वैल्यू प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब कि आसपास की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें प्रिसाइज वैल्यूज कहा जाता है। आप ऐसा समझें इस तरह से, ठीक है। तो ये जो 3 वैल्यूज हैं, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ये वैल्यूज प्रिसाइज हैं। बताओ तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं? एकदम पक्का? अब सुनो फिर से देखना, अब मैं इसे येलो से बनाने का प्रयास करता हूं। मैंने बोला कि चलो मान लो कि फिर किसी पर्सन बी ने फिर डार्ट फेंके और पहला डार्ट लगा, मैंने बोला मान लो यहां, ओके, दूसरा डार्ट लगा मैंने बोला यहां और तीसरा डार्ट मैंने बोला लगा यहां। तो भाई साहब आप ध्यान से देखें, तो ये जो 3 बारी में ये जो डार्ट फेंके गए ये एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं भाई? एक्यूरेट होते तो ये तीनों के तीनों डार्ट है साला यहाँ बुल्सआई में लगते, बिल्कुल बीच में लगते, तो ये एक्यूरेट तो नहीं है। परंतु सोच करके देखो, तो क्या ये जो 3 वैल्यूज हैं, क्या ये बिल्कुल आसपास की वैल्यू है, बिल्कुल एक जैसी सटीक सी वैल्यू है क्या? है ना। तो बेटा इस तरह की वैल्यूज जो बिल्कुल आसपास की वैल्यूज होती हैं उन्हें कहा जाता है कि ये वैल्यूज यार प्रिसाइज तो बहुत हैं यार, एक्यूरेट चाहे ना हो पर प्रिसाइज तो बहुत है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है पर प्रिसाइज तो है। परंतु अगर ध्यान से देखना, भाई साहब डार्ट फेंके जाए 3 बार और तीनों बार खुपाच खुपाच खुपाच, सारा तीनों के तीनों भाई साहब ये लग जाए बीच में एकदम बिल्कुल, तो क्या कहा जाएगा? ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। बोलो बात समझ आई? क्योंकि एक तो एक दूसरे के आसपास भी है और साथ साथ बिल्कुल टारगेट को हिट किया, बिल्कुल ट्रू वैल्यू को हिट किया, बिल्कुल ट्रू वैल्यू के पास आई, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्यूरेट तो है ही है और साथ साथ प्रिसाइज भी है। आई होप अब आपको बात समझ आ गई होगी एक्यूरेसी और प्रिसिजन का मतलब क्या होता है ना। अब सुनो, अगर मैं फिजिक्स में अगर थोड़ा सा ट्रांसफर करूं वैल्यूज की तरफ, गणित की तरफ अगर मैं लेकर के आऊं, तो अब आप ध्यान से देखें, मैंने बोला कि कोई एक्सपेरिमेंट था, मास मेजर करने का एक्सपेरिमेंट था और वो जो मास था उसकी ट्रू जो वैल्यू थी दैट वाज 0.520 ग्राम्स, ओके, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 0.520 ग्राम, ठीक है। 3 बच्चे थे भाई साहब, कौन कौन से बच्चे? एक राम था, एक श्याम था, एक बाबूलाल था। बेटा मुझे और कोई नाम मिल नहीं रहा था तो मैंने बाबूलाल रख दिया, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो एक राम था, एक श्याम था और एक बाबूलाल था। तो राम ने भी 3 बार मेजरमेंट करी, श्याम ने भी 3 बार मेजरमेंट करी और बाबूलाल ने भी 3 बार मेजरमेंट करी। तो जब राम ने मेजरमेंट करी तो वैल्यूज आई 0.52, 0.51, 0.51, है ना। अब आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये वैल्यूज भाई साहब प्रिसाइज तो नहीं है। बोल बात समझ आई कि नहीं? प्रिसाइज का मतलब ऐसा बोला जाता कि अगर ये इसी दशमलव स्थान तक बिल्कुल अगर 3 वैल्यूज तक अगर ये मेजरमेंट करके दे देती तो मैं कह देता कि 3 वैल्यू कैसी है यार, प्रिसाइज तो बहुत है यार। बोल बात समझ आई कि नहीं? प्रिसाइज तो बहुत है। ये अगर आपको और थोड़ा समझने में आ रही हो दिक्कत, मैं इसको कह देता हूं कि मान लो ये 0.49 है, आप ऐसा समझ लो कि 0.49 है, क्योंकि बच्चा कह सकता है सर आपने अभी भी करीब का दिखाया था सर, तो वैसे समझाओ, तो मैं वैसे समझा रहा हूं। बोल बात समझ आई कि नहीं? बाकी बहुत अच्छा उसे ऐसे समझे कि अगर ये डेसिमल के 3 प्लेसेस तक अगर ये मेजरमेंट करके दे देती है ना और पास रहती, अगर एक दूसरे के बहुत पास रहती, तो मैं कह देता कि बहुत प्रिसाइज वैल्यूज है, ठीक है। बट इस समय आप ध्यान से देखें, ना तो ये प्रिसाइज है और एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं, एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। अब आप ध्यान से देखो, तो जो शाम की मेजरमेंट है आप उन्हें देखें, है ना, तो आप पाएंगे कि 0.516, 0.515 और 0.514। आप ध्यान से देखिए बेटा
कि एक्यूरेसी से तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है, परंतु अब ध्यान से देखें तो ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे की बहुत करीब की वैल्यूज हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो ये जो तीन वैल्यूज हैं ये आपस में प्रिसाइज तो बहुत हैं, परंतु ये एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं समझो, मैं बात समझ आई? एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ प्रिसाइज तो है यार। बोल बात समझ आई कि नहीं? अब अगर हम बाबूलाल की मेजरमेंट देखें बेटा तो क्या पाएंगे? ध्यान से देखो भाई साहब, 0.521, 0.520, 0.520 भाई साहब। तो ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये एक्यूरेट भी है भाई साहब, गजब की एक्यूरेसी है। देखो दो बार तो एग्जैक्ट रिजल्ट मैच कर गया। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एक्यूरेट भी बहुत ज्यादा है और प्रिसाइज भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल आसपास की हैं, है ना। और देखो दशमलव के 3 स्थान तक, पॉइंट के 3 वैल्यूज तक, पॉइंट के 3 प्लेसेस तक हमें वैल्यू मेजरमेंट करके दे रही है, जैसे कि असल में होना चाहिए था। बोलो बात समझ आई कि नहीं? क्या मैं समझू आपको एक्यूरेसी और प्रेसिशन का मतलब समझ आ गया है? अगर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी ज्यादा प्रिसाइज है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एकदम पक्का सोच लो भाई साहब, 110%। इसमें दिक्कत तो नहीं आएगी ना? एकदम पक्का है ना? चलो तो बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में देखो ये डार्ट बोर्ड वाला एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूं ताकि बच्चे को फिर बाद में समझने में दिक्कत नहीं आए। बोल बात समझ आ गई ना? एकदम पक्का। चलो अब इसको बड़े ढंग से आप लोग एक बार नोट कर लो, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अब अपन लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, कर लो। आ जाओ बेटा, देखो तो अब जो चीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसे कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, प्रोपोगेशन मतलब के, प्रोपोगेशन का मतलब होता है चलना या तो बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास कोई तो बेंच है, ठीक है, या आपके पास मान लो कोई तो टेबल है, इस तरह से मान लो, है ना। जैसे मैं कह देता हूं कि मान लो मेरे पास यहाँ पर ऐसे ये टेबल है, ओके। अब इस टेबल की कुछ तो लंबाई भी है और इस टेबल की कुछ ना कुछ तो चौड़ाई भी है कि नहीं? आप बहुत ध्यान से देखें, मैं इसको पकड़ने का प्रयास करता हूं। इसकी कुछ ना कुछ ऐसे लंबाई तो है कि नहीं? इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई तो है। अब मान लो कि इसकी जो लंबाई है मैंने उसको मेजर किया और मेजर करके लिख दिया। इसकी जो चौड़ाई थी उस चौड़ाई को मैंने मेजर किया और मेजर करके लिख दिया। अब आप सोच करके देखिए, तो जब इसकी जो लंबाई है जब उसको मेजर किया गया तो भी कोई ना कोई एरर आएगा, जब इसकी चौड़ाई को मेजर किया गया तो उसमें भी कोई ना कोई एरर तो आएगा। तो आप सोच करके देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे इसका पेरीमीटर बता दीजिए या मुझे इसका एरिया बता दीजिए, तो जब एरिया निकालोगे तो लेंथ को उसके ब्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस समय सर एरर का क्या करूंगा? अगर मैं आपको कहूं कि l प्लस बी निकालो तो सर एरर का क्या करूंगा? सर l माइनस बी निकालो तो एरर का क्या करूंगा, है कि नहीं? तो एरर किस तरह से मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन में आगे बढ़ते, ये सब बातें हम लोग अब कर लेंगे। ठीक है, बोल बात समझ आई कि नहीं? परंतु चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बेटा मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको लोग की प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं, है ना, और इसके अलावा आपको जो डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से आती है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन में उसका, या डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पड़ा ही हुआ है, मैथमेटिकल टूल्स करके जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसमें डिफरेंशिएशन की वीडियो भाई साहब, उसे देख करके आ जाओ। मेरी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है भाई साहब, जरूर देख करके आना, इस वीडियो को यहीं छोड़ देना, आगे समझ नहीं आएगा तुम्हारे को कुछ भी अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो। ठीक है, और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सुनिए। आप लोगों ने ऐसे सुना ही होगा, क्या सुना होगा? देखो ये सुना है क्या कि नेचुरल लॉग ऑफ ए बी जो होता है उसको नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें ये बात पता है, और नहीं पता तो मैंने बता दी, है ना। एक प्रॉपर्टी और होती है नेचुरल लॉग ऑफ ए बाई बी, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है नेचुरल लॉग ऑफ ए टू दी पावर बी, इसको ऐसे लिखते हैं बी नेचुरल लॉग ऑफ ए, ओके। इस तरह से इसको लिखा जाता है। बताओ आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? एकदम पक्का है क्या? अरे सोच लो। तो ये तीनों बातें आपको समझ आनी चाहिए, तब तो अब आपसे सवाल बनेंगे और नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सब लोग एक हेडिंग बनाएंगे कॉपी के अंदर, क्या बनाएंगे? प्रोपागेशन ऑफ एरर। देखो सुना मेरी बात, ओके। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर की हम लोग बात करते हैं, सुन लो मेरी बात, है ना। देखो आ जाओ। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर में जो सबसे पहली जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ड्यूरिंग एडिशन, कि भाई जब क्वांटिटीज जब ऐड की जाती हैं तो उस समय एरर किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको सवाल बोला गया कि भाई किसी क्वांटिटी की, किसी मान लो किसी एरिया की, जैसे ये जो बेंच थी हमारे पास, है ना, ये जो टेबल था, इस टेबल की हमने क्या करा, हमने लेंथ मेजर करी मान लो, ठीक है। और लेंथ मेजर करने के बाद आई, मैंने बोला मान लो 50 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ओके। मान लो मैंने एक नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट किया था और नॉर्मल स्केल का जो
लीस्ट काउंट होता है वो तो 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया वहां पर। बोलो बात समझ आई। फिर मैंने इसकी चौड़ाई मेजर की और इसकी जो चौड़ाई आई वो आई मान लो 25 और साथ में वही अगेन 0.1 और सेंटीमीटर। बोल बात समझ आ गई। और इसका मतलब तुम्हें बताइए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 50 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो इसका ये मतलब है कि ये 49.9 से लेकर के और 50.1 तक कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है या यही वैल्यू हो सकती है, परंतु इसके बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। बोल बात समझ आ गई ना, पक्का। उसी तरह से ये भी 24.9 से लेकर के और 25.1 तक कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, बट इससे बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं सवाल में, ऐसा सवाल बोला गया अब आपको, क्या सवाल बोला गया कि इफ C इज इक्वल टू L प्लस बी फाइंड आउट C, फाइंड आउट C। बेटा ये एक्चुअली समझाना तो 1 मिनट का ही काम है बेसिकली, जो मैं तो तेरे को बाद में एक चीज आराम से रटवा दूंगा, उससे तेरे सारे सवाल बन जाएंगे, परंतु मैं चाहता हूं मैं तेरे को ना चीज की फील दूं कि देख कैसे चीज होती कैसे, बस की फील देना चाहता हूं तेरे को। अब ध्यान से सुनना, फील क्या है, फील सुनो। देखो बेटा, तो सवाल बोला गया कि C बताओ, तो भाई हमें तो पता है कि C क्या है, L प्लस बी है, तो बच्चे ने दोनों वैल्यूज लिखी। कैसे लिखी, पहले तो L की वैल्यू लिखी। L की वैल्यू क्या थी, ये थी 50 प्लस माइनस 0.1 और प्लस ये आ गया 25 प्लस माइनस 0.1। तो बोला ठीक है भाई, बात समझ आती है ना। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, तो ये आगे वैल्यूज को तो मुझे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो C आएगा वो कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 75, वो तो कितना आ जाएगा 75। अब सर इस एरर का क्या करूं सर, आप तो मुझे ये बताओ सर, ये 50 प्लस 25 तो चलो ठीक है 75 आ गए, पर सर अब प्लस माइनस में क्या करूं सर, 0.1 ही लिखूं, 0.2 लिखूं, इनको घटाऊं, इनको जोड़ूं, क्या करूं इनका सर, वो तो बताओ सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, सोचो। तो जब मैंने लिखा 50 प्लस माइनस 0.1, तो अब मुझे बताइए कि क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये 49.9 से और 50.1 तक क्या कुछ भी हो सकती है क्या। बच्चा बोला हाँ सर बात तो सही है। अच्छा, ये जो 25 प्लस माइनस 0.1 लिखा, तो क्या ये वैल्यू हमारी 24.9 से लेकर के क्या 25.1 तक क्या कुछ भी हो सकती है क्या। बोला हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सोच करके देखो, मान लो ऐसा ही हुआ भी, मैंने उस टेबल की लंबाई नापी और वो लंबाई निकल करके आई मान लो 49.9, फिर मैंने उसकी चौड़ाई नापी और वो निकल करके आई 24.9, ऐसा निकल करके आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, उस केस में अगर मुझे C लिखना होता तो उस केस में बताओ मैं C क्या लिखता, उस केस में मैं C ये लिखता, क्या लिखता, देखो 74.8। बोलो बात समझ आई कि नहीं, क्या मैंने बिल्कुल सही कराया क्या, 9 10 11 12 13 और 1 14, हाँ बिल्कुल सही। तो ये वैल्यू हो जाती 74.8। बोला आया कि नहीं आया। अब सोचो, मैंने दोबारा वही एक्सपेरिमेंट किया, अब वो जो लेंथ है वो निकल करके आई मान लीजिए 50.1 और जो चौड़ाई थी वो निकल करके आई 25.1। फिर जब मैंने फिर से C कैलकुलेट करा तो जो C था वो निकल करके आया 75.2। हाँ बोल बात समझ आई। तो इसका मतलब कि जो C की वैल्यू है वो 74.8 से और 75.2 तक कुछ भी हो सकती है। तो मुझे खुद बताओ कि 75 में क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं कि ये दोनों वैल्यूज मैच कर जाएं। तुम खुद से बोलो 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 बोलो, क्या हमें 0.2 को जमाना और घटाना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया। ओ एक बात नोटिस करी हमने कि भाई साहब जब दो क्वांटिटी जुड़ी तो देखो उनका एरर भी आपस में जुड़ गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब ये चाहूं तो ये कहानी मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, परंतु मैंने आपको बताने का प्रयास किया, थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया कि देख वाकई में चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, बाकी हमें तो रटना ही है, उसके बाद हमें तो एक लाइन याद होनी चाहिए, क्या कि ड्यूरिंग एडिशन the errors in the quantity also adds up. okay, also adds up. okay, कि जब दो क्वांटिटी आपस में जोड़ी जाती हैं तो उनके जो एरर हैं वो भी आपस में जुड़ जाते हैं। बताओ बात समझ आई कि नहीं। मैं समझो, हमें कहानी समझ आ रही है पक्का एकदम, है ना। चलो अच्छा, कहने को मैं आपसे एक सवाल भी पूछ सकता था। कैसे पूछ सकता था, सुनो। मैं बोलता, अब 10वीं पढ़ के आए, हमें रेजिस्टेंस का मतलब पता है ना। मैं बोलता कि मान लो आपके पास ना दो रेजिस्टेंस है, एक है R1,
मैंने बोला 10 प्लस माइनस 1 ओम, ठीक है, और मैंने बोला एक है R2 है, मैंने बोला मान लो 20 प्लस माइनस 2 ओम। सवाल बोलता कि इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सवाल बोला गया कि दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, तो फाइंड आउट, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो आपको तो पता ही है कि भाई जब सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं तो डायरेक्टली जोड़े जाते हैं, और जब डायरेक्टली जोड़े जाते हैं तो उनका जो एरर है वो भी आपस में जुड़ जाता है। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना, जो आंसर आएगा, ध्यान से देखना, ये था 10 और ये था 20, तो आंसर आया 30 और प्लस माइनस इसका एरर 1, इसका एरर 2, तो एरर भी आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो बात समझ आई है कि नहीं आई? एकदम पक्का? अरे सोच लो, 100% है क्या? एकदम पक्का है ना? चलो अब इसको आराम से आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ा दूंगा। आ जाओ बेटा, देखो चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और प्रोपगेशन ऑफ एरर स्टडी करते हैं, इसमें ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन में। ओके, तो अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा हो तब क्या करें भाई, है ना? सुनो, तो ड्यूरिंग द सब्सट्रैक्शन क्या करें? सुनो मेरी बात, बहुत आसान है, सुनो एक बार ध्यान से, है ना? फिर एक लाइन वापस से रटवा दूंगा, उसी से आंसर बन जाएंगे सारे, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा बोलता कि मान लो आपने कोई क्वांटिटी मेजर करी और वो आई 10 प्लस माइनस 1, ओके, जो भी है यूनिट यूनिट से मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी। मैंने बोला कि फिर आपने कोई और क्वांटिटी मेजर करी और वो आपने मेजर करी, मान लो कितनी, 8 प्लस माइनस 1, अगेन भाई, ठीक है? अब मैं अगर आपको बोलूं कि इफ C इज इक्वल टू L माइनस B, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट C, तो बोला भाई ठीक है सर, निकाल देंगे सर, है ना? ध्यान से देखो, सवाल के माध्यम से समझेंगे बेटा। तो हमें तो पता है कि C क्या है, C बेसिकली L माइनस B के बराबर है। किसके बराबर है? L माइनस B के बराबर है ना? चलो, तो L की वैल्यू अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ये आया 10 प्लस माइनस 1 और माइनस का कितना आया, 8 प्लस माइनस 1। बताओ इतना ही आएगा क्या? तो बच्चे ने फिर बोला सर देखो सर, ये 10 माइनस 8 में तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो सर पक्का 2 ही आएगा। आप तो मुझे ये बता दो सर, ये एरर का क्या करूं सर? अब जब जोड़ रहा था तो आपने वहां पर एरर जुड़वा दिए थे, तो क्या सर मैं ये समझूं क्या कि जब यहां पर घटाएंगे तो एरर भी घट जाएंगे और प्लस में 0 लिख दूं? ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा क्रांतिकारी काम नहीं करना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो मैं फिर आपको फील दिलाता हूं और बाद में तो एक लाइन में रटवाई दूंगा, है ना? मेरी बात सुनो, तो 10 प्लस माइनस 1 होने का मतलब है कि ये जो L है ना, ये 9 से लेकर के और 11 तक कुछ भी हो सकता है। बोलो बात समझ आई? पक्का? अब सुनो, ये 8 प्लस माइनस 1 होने का मतलब है कि ये क्वांटिटी 7 से लेकर और 9 तक कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा अच्छा, तो 7 से लेकर और 9 तक कुछ भी हो सकती है। अरे बात तो सही है, उसके बीच में भी कुछ हो सकती है, या तो ये भी हो सकती है। अब आप ऐसा माने कि मैंने क्वांटिटी मेजर करी, मैंने L मेजर करी और L जो है वो वाकई में मान लो 9 निकल करके आई, 9 आ सकती है ना, तो 9 आ गई। फिर मैंने दोबारा एक्सपेरिमेंट करा और मैंने B मेजर किया और B जो है निकल करके B भी 9 आ गया। बोलो 9 आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ 9 आ तो सकता है यार। फिर ध्यान से सुनो, तो अगर 9 आ जाता, ध्यान से सुनना बेटा, अगर 9 आ जाता तो उस समय क्या लिखा जाता? अब ध्यान से सुने, पूरा फोकस है, पूरा फोकस है, सुनिए। तो हमें तो पता है कि भाई साहब L माइनस बी, तो अब ध्यान से देखो, तो 9 और 9 कितना आ गया है? तो आ गया 0। और फिर अगर मैं ये कह दूं कि मान लो मैंने यही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और उस समय ये जो L की जो वैल्यू है ये आ गई 11, बोला भाई सही है। उस समय B की वैल्यू आ गई 7, बोलो आ सकती कि नहीं आ सकती? आ तो सकती है। और उस समय सोचो कि अगर मुझे C की वैल्यू निकालनी पड़े तो C की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, अगर 11 में से 7 चला गया तो कितना आ गया? ये तो 4 आ गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का? अरे सोच लो, अब तुम मुझे खुद से बताओ, तो C की जो वैल्यू है वो इस रेंज में आनी चाहिए, या तो 0 और या तो 4, या तो 0 और या तो 4। 0 से और 4 के बीच में C रहना चाहिए, ना तो 0 से कम होना चाहिए और ना 4 से ज्यादा होना चाहिए। अब तो मुझे खुद से बताओ भाई कि 2 में ऐसा क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं कि भाई साहब आंसर या तो 0 रहे और या तो 4 रहे? बोलो बोलो बोलो, तो 2 घटाएं या 2 जोड़ें तो अपना काम बन जाएगा। तो आंसर क्या आया? 2
प्लस माइनस 2। तो हाँ, यहाँ पर तुम्हें फिर से एक बात समझ आई ना कि भाई साहब फिर से देखो जो एरर्स है ना क्वांटिटी में वो फिर से जुड़ गए। तो हम लोग क्या समझे, हमें सिर्फ यही समझना चाहिए क्या कि ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन, क्या समझना चाहिए कि ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, ड्यूरिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज एरर्स एड्स अप। ओके, जो एरर है वो अभी भी जुड़ ही जाते हैं। तो अगर फटाफट से मैं आपसे एक सवाल करवाना चाहूं, मैं आपको बोलूं कि कोई क्वांटिटी है ए, वो ऐसी है 11 प्लस माइनस 0.3, और मैं कहूं कि मान लो कोई और बी क्वांटिटी है वो है 7 प्लस माइनस 0.2, और अगर मैं आपको कहूं कि सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 में से 7 घटा दो सन्नाटों तो 4 प्लस माइनस, और एरर तो अभी भी जुड़ेंगे। तो ये 0.3, ये 0.2, तो एरर हो गया 0.5। बस बात खत्म। ये बात हो गई सब्सट्रैक्शन की। क्या मैं समझू, हमें कहानी समझ आई? अरे पक्का, अरे सोच लो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्वांटिटी को जोड़ना सीख लिया, हमने क्वांटिटीज को घटाना सीख लिया। अब हम क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस सवालों की। भाई साहब बोल, बात समझ आएगी नहीं? एकदम पक्का, सोच ले, है ना? चलो अब इसको आराम से एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, अब अपन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना और सीख लेते हैं, ठीक है? चलो मेरी बात सुनो, देखो तो तीसरी बात हो रही है ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन। ओके सुनो, तो मल्टीप्लीकेशन के दौरान क्या होता है वो कहानी भी सुन लेते हैं। कहानी सुनो जबानी सुनो, एरर वाली बेटा, वो वाली नहीं, ठीक है? उसकी बात भी करेंगे अपन, बाद में करेंगे, ठीक है? ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन देखो क्या होता है बेटा, एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, ठीक है? अपने को प्रोसीजर फॉलो करना है तो हमारा आंसर आएगा, और नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ध्यान देना बेटा, नहीं तो स्लिप हो सकती है बात, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाई थी, मैं ऐसा कह देता हूं कि मान लो कि उस टेबल की जो लेंथ है वो लेंथ हमने मेजर करी और वो आई 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया। और उसकी जो ब्रेड्थ आई वो आई, मैंने बोला मान लो 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसा हमने बोल दिया। तो बोला ठीक है सर, बात समझ आई। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द टेबल, ठीक है? तो बेटा वाकई में जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है ना? तो एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एरिया तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5, तो कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। परंतु वाकई में आंसर ये थोड़ी है, आंसर तो ये है A प्लस माइनस डी है कि नहीं भाई? वो जो एरर है ना, एरर, अब उसी को याद करो, उसको डेल्टा बोला था ना मैंने, डेल्टा की जगह पे आप डी बोल लो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब लड़ाई तो सारी इस चीज की है भाई, आगे वाले से तो कोई लेना देना नहीं, वो तो हो ही जाएगा, वो तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वो तो डायरेक्ट। भाई इनका क्या करूं सर, इनका फिर बाद में इसका क्या करूं सर, दिक्कत तो सर वही है ना। अब ध्यान से सुन, बहुत आसान है, ध्यान सुनना। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आती है, लाइन सीधी नहीं खींची है भाई साहब, झोला मार गई है, पर आई होप आप काम चला लेंगे, है ना? चलो तो अब ध्यान से देखें बेटा, तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी आती है और अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तब आपका काम बन जाएगा, नहीं तो भाई साहब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। देख लो पहले ही मेरी तुमसे करबद्ध रिक्वेस्ट है, करबद्ध समझते हो, ऐसे हाथ जोड़कर बेटा, यहां तक के हाथ जोड़ करके आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जाकर के पहले भाई साहब वो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख करके आओ, ढंग से देख करके आओ, उसके बाद यहाँ आना भाई। अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, पीछे का आ गया, अब नहीं आएगा भाई। बोल बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का एकदम? अरे आ रही है ना? अब ध्यान से देखो, सुनो तो बेटा, ये जो इक्वेशन है ना, देखो प्रोसीजर है, मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं, सुनना। L इज इक्वल टू A इज इक्वल टू L इंटू बी, A इज इक्वल टू L इंटू बी। आप एक काम करो, दोनों तरफ आप लॉग ले लो, पहला स्टेप यही होता है। ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है? टेकिंग लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग है ना, इस तरह से ले लिया मैंने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर मैंने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया। तो दोनों तरफ अगर नेचुरल लॉग ले लेंगे तो ये बन जाएगा ln a इज इक्वल टू ln और साथ में lb। बोलो बात समझ आ गई बेटा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि ln lb को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ln l और प्लस ln b। बोलो लिख सकते हैं क्या? अभी बताया था ln ab को ln a प्लस ln b लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब अगला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएट द इक्वेशन बोथ साइड, डिफरेंशिएट द इक्वेशन बोथ साइड्स। अब देखो
अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी नहीं आती तो आपके प्राण निकल जाएंगे। सुनो, याद करो, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में वहां पर भी बताया था। जैसे क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर मेरे पास मान लो कोई फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे होता, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और बोलता कि इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या आता बेटा? जहां पर भी नेचुरल लॉग लिखा मिलता है वहां पर हम पहले क्वांटिटी का 1/, कर देते हैं। तो जैसे नेचुरल लॉग दिखा और साथ में क्या है एक्स, तो हमने क्या कर दिया 1/x। तो अभी सिर्फ नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ है, एक्स का नहीं हुआ, ठीक है। अब सुनो, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में कितना आ जाता? 1 आ जाता। तो उसे यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग आंसर क्या लिख देते हैं? 1/x लिख देते हैं। ऐसा मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें समझ आ रहा होगा यार, है ना। अब ध्यान से सुनो, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, सुनना, तो पहले तो नेचुरल लॉग का तो कितना आया? 1/a। सर किसके रिस्पेक्ट में करूं? सर मुझे नहीं पता। तो पहले नेचुरल लॉग का तो 1/a और फिर a का क्या आया? dA आया। क्या आया? dA। इसी प्रकार से सामने देखो, नेचुरल लॉग ऑफ l का तो पहले क्या आया? 1/l आया, और फिर l का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा dl, प्लस साथ में नेचुरल लॉग ऑफ b का 1/b, और फिर b का क्या आ जाएगा? db। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो तुम्हें नहीं आएगा बेटा, देख के आना। फिर देखो, सुनो ध्यान से देखो बेटा, अब आप ध्यान से देखें तो सुनिए, वाकई में जो dl है ना बेटा, ये जो dl है वाकई में वो यही है जो आपको दिया गया है। dl का मतलब है चेंज इन l, और चेंज इन l तो ये रहा, है कि नहीं। और ये जो db है ना बेटा, ये db वाकई में यही है जो आपको यहाँ पर पहले से दिया गया है, और l और b भी आपको सवाल में पहले से दिए गए हैं। ए आप पहले से निकाल चुके हो, देखो। तो मुझे एक बात बताओ, ये dA निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो dA निकाल दो। तो देखो dA कितना आया बेटा? dA आ गया a टाइम्स कितना आया? dl डिवाइडेड बाय l, प्लस ये आ गया db और डिवाइडेड बाय b। कितना आ गया? बस अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से बेटा, सुनो। तो dA इज इक्वल टू a कितना था? 50, और dl देखो, dl 0.1, ओके, और डिवाइडेड बाय l कितना है? वो तो 10 है, और प्लस अंदर कितना आया? db बाय b, db कितना है? 0.1 है, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? ये तो 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो dA कितना आया? dA आ गया ये 50, और अगर एलसीएम भी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 50 ही है, तो हाँ वो ठीक है। मेडिकल वालों ध्यान से सुन लो बेटा, ये कई बार जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, बच्चा बोलता है 50 क्यों लिख दिया? अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है यार, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.5, और प्लस ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 1, है ना। देखो 50 ने 50 को मार दिया, तो ये आ गया 1.5 आ गया। कितना आ गया? 1.5। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस डी ए, है ना। फाइनल आंसर क्या होता है? a प्लस डी ए। a क्या है? 50। a क्या है? 50, प्लस माइनस डी ए। डी ए कितना है? तो वो है 1.5, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। क्या मैं समझो में बात समझ आई कि जब दो क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। क्या मैं समझू? हमें समझ आया है? अरे पक्का। अगर नहीं आया हो तो इसको एक बार फिर से देख लेना, फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आकर के उसका जवाब दे दूंगा। बोलो आया है कि नहीं आया? नहीं समझ आया तो मेल भी कर सकते हो, चैनल पर मेल आईडी अपनी पड़ी है ना, तो मेल आईडी वहां पर आप मेल कर दो। अगर कोई ज्यादा गहरा डाउट होगा तो मैं इसको सॉल्व करके भेज दूंगा, नहीं तो आपको मेल में वापस से रिप्लाई कर दूंगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं? एकदम पक्का? सोच ले आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो इसका नाम से नोट कर लो एक बार, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो अब अपन लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हो तो फिर एरर का क्या होता है, और फिर इन चारों पांचों बातों को मिला करके फिर बढ़िया सवालों की तरफ मैं आपको लेकर के चलूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। देखो चौथी बात हो रही है ड्यूरिंग डिवीजन। ओके, ड्यूरिंग डिवीजन सुनिए इस तरह से, है ना। देखिए तो बेटा अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मान लीजिए आपने कोई क्वांटिटी मेजर करी L और वो आई 10 प्लस माइनस 0.1, फिर आपने कोई और क्वांटिटी मेजर करी B और मान लीजिए वो आ गई 20 प्लस माइनस 0.2, इस तरह से आ गई। ठीक है, अब आपको बोला गया कि इफ C इज इक्वल टू B बाय L, if C is equal to B by L, then find out C. Find out C, इस तरह से बोला गया। तो भाई देखो सुनो मेरी बात फिर से, C निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो C है वो तो वाकई में B by L के बराबर है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा?
20/10 मतलब के 2 के बराबर हो जाएगा। बट द थिंग इज कि आंसर सी थोड़ी देना है, आंसर तो ये देना है, क्या, सी प्लस माइनस डी सी, आंसर तो ये होना चाहिए। और जो लड़ाई है वो लड़ाई तो सारी किसकी है, लड़ाई तो भाई साहब इस डीसी की है। क्या करें, तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कुछ नहीं हुई भाई साहब, देखो अब तो तुम्हें पता है भाई साहब कैसे करना है। सुनो मेरी बात, देखो C इज इक्वल टू बी बाई एल, C इज इक्वल टू बी बाई एल। मेथड फिर से वही, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो ध्यान से देखो, सुनो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलो तो लॉग ले लो भाई साहब, सुनो मेरी बात ध्यान से देखो। तो जब आपने लॉग लिया तो ये बन गया, बताओ, नेचुरल लॉग ऑफ C इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ B बाय L, ये बन गया। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? अरे पक्का। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो नेचुरल लॉग ऑफ C इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ B और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ L। बोलो बात समझ आ गई? अगला स्टेप बताओ, तुम्हें पता है अगला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, डिफरेंशिएट द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो आंसर क्या है? पहले तो लॉग का 1/c, फिर C का dc, ऐसे लॉग का 1/b, फिर B का db, माइनस लॉग का 1/l और फिर L का dl। बोलो बात समझ आ गई? बेटा अब आप ध्यान से सुनिए, यहां से एक स्टेप और बढ़ जाता है बस। क्या है स्टेप? सुनिए बेटा, ये जो डीसी है ना, ये डीसी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द क्वांटिटी। मतलब जब आप किसी क्वांटिटी को ऐसे लिखते हो ना, ऐसे कि 2 + -0.1, तो आप सामने वाले को ये आश्वस्त कर देते हो, आप सामने वाले को ये सर्टेन कर देते हो कि भाई साहब देखो सुनो जी, मैंने वैल्यू नापी थी और वैल्यू जो है वो 1.9 से लेकर 2.1 के बीच में रहेगी। इससे ना तो बाहर इस तरफ ना बाहर इस तरफ जा सकती है, मतलब इसी रेंज के अंदर रहेगी। आप सामने वाले को ये बात बता देते हो कि वैल्यू इस रेंज के बाहर जाने वाली नहीं। परंतु अब बेटा, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। तो अब अगर मैं यहीं से अगर डीसी निकाल बैठूं, अब सोचो अगर तो ये डीएल की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। पर सोच अगर ये डीएल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना बेटा, तो वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा और वो जो डीसी की जो वैल्यू आप रिपोर्ट कर रहे हो उससे ज्यादा आ जाएगी। बोल बात समझ आएगी नहीं? यहाँ पर बच्चा थोड़ी सी गलती करता है समझने में, वो समझ नहीं पाता चीज को, ठीक है। पर अगर तेरे को समझ नहीं भी आ रही ना, तो सिर्फ मेरी इतनी बात याद रखना कि माइनस अगर है भी ना तो भाड़ में जाए माइनस, मुझे इसको कोई लेने देना नहीं है भाई साहब। अगर माइनस है भी तो मैं फिर भी प्लस करूंगा। सर वो तो सर log a/b था सर, तो माइनस आता है। अरे भाड़ में जाए, log की प्रॉपर्टी भाड़ में जाए माइनस, अपने को क्या करना है फिर भी यहाँ पर प्लस ही करना है। क्यों? क्योंकि मेरे को बात करनी है मैक्सिमम पॉसिबल एरर की, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करने के लिए मुझे इस नेगेटिव को भी प्लस करके करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है। बोला आया कि नहीं आया? है ना? क्या बोला मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर भाई साहब dc/c इज इक्वल टू db बाय b और प्लस dl बाय l। भाई साहब माइनस का साइन ऐसे ही कराया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बाहर में जाए माइनस का साइन, भाई साहब बाहर में जाए log की प्रॉपर्टी, भाई साहब मेरे को क्या करना है? प्लस करना है। बोला आया कि नहीं आया? है ना? बस अब तो खत्म हो गया सवाल, है ना? चलो आ जाओ, देखो मिलके करेंगे। देखो तो डीसी की वैल्यू कितनी आई? ये आई डीसी इज इक्वल टू सी। सी कितना था भाई साहब? ये था 2। तो लो जी डीबी बाय बी, डीबी कहां है? 0.2 और बी कितना है? वो तो 20 है और बीच में हमें क्या करना है? प्लस करना है बेटा। माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं है बेटा। ओके तो फिर देखो डीएल बाय एल, तो ये कितना है? 0.1 और बाय 10। बताओ जी, क्या मैं समझो, हमें कहानी समझ आई है? अब आप ध्यान से देखें तो डीसी कितना आ गया? 2, है ना? और ये आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा 10। तो 0.1 बाय 10, 0.1 बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.2 बाय 10। क्या मैं समझो, हमें कहानी समझ आ गई? तो ये आ गया कितना? 0.4 बाय 10, मतलब के 0.04। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो फाइनल जो आंसर है उसको कैसे रिपोर्ट किया जाएगा? C प्लस माइनस DC, तो कितना? 2 और प्लस माइनस 0.04, ये कहलाएगा आपका फाइनल आंसर। बताओ बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि अब मैं इन सबको मिक्स करके फिर सवाल बनवाऊंगा। तो क्या मैं समझो, मैं कहानी समझ आ गई? एकदम पक्का? सोच लो 100% एकदम। मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि तुम्हें पढ़ाया हुआ समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। भाई साहब अगर समझ आ रहा हो तो भाई साहब ये जो अब जो वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो
इस वीडियो के नीचे आपको कहीं ना कहीं एक लाल बटन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। लाल बटन लिखा हुआ थोड़ी नजर आता है बे, लाल रंग का बटन होता है, इसमें लिखा रहा होगा सब्सक्राइब। भाई साहब सब्सक्राइब वाले बटन पर ना जोर से घूंसा मार देना, स्क्रीन मत तोड़ देना बस अपने फोन की, बेटा लैपटॉप की स्क्रीन मत तोड़ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि नहीं। बस वो बटन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। उसके बराबर में एक बेल आइकन और आएगा, उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सुनो, टेलीग्राम अगर चैनल तुमने हमारा ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो भाई साहब उसे भी ज्वाइन कर लो। इसकी जो वर्कशीट है वो वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वर्कशीट जब मिल जाएगी, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा ना बेटा। कल बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, चलो अब बढ़िया ढंग से इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अपने सवाल और कराता हूं। आइए बेटा देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं। और आप जानते हैं वीडियो का ये अब से लेकर के और आगे का पार्ट मैं इस समय दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि जब पहले रिकॉर्ड किया था तो माइक में कुछ डिस्टर्बेंसेस ज्यादा आ गई थी। फिर जाकर के जब एडिटिंग के दौरान मैंने उसे चेक किया तो डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा थी। मुझे लगा यार मेरे बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे यार देख करके ढंग से, तो मुझे लगा एक बार फिर से रिकॉर्ड कर दिया जाना चाहिए। आज संडे है, दोपहर के बज रहे हैं इस समय 3 और 3 बजे हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल रात की रिकॉर्डिंग तो खराब हो गई, अब उसे हम लोग दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सुनो, तो जहां से मैंने छोड़ा था मैं बिल्कुल वहीं से अभी से कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको और कराना चाहता था, तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं। सुनना जरा ध्यान से सुनना भाई, है ना। सवाल बोला कि इफ x इज इक्वल टू बोला p स्क्वायर q क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ओके, वेयर p इज इक्वल टू बोला गया 2 प्लस माइनस 0.1, बोला गया q इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 एंड r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब सवाल बोला जा रहा है कि फाइंड आउट x, ओके, फाइंड आउट x, ये सवाल आपको बोला गया। अब बेटा इस सवाल में देखिए x निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली जो आंसर है हमें तो पता है कि जो आंसर है वो ऐसे रिपोर्ट किया जाएगा, कैसे, x प्लस माइनस dx, ऐसे लिखना है ना। तो भाई ये जो x है, ये जो पहला फैक्टर है, ये निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पता है x की वैल्यू क्या है। देखो x इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, तो ये आया 4 मल्टीप्लाइड बाय q क्यूब, तो ये देखो q क्या है आगे 2 है, तो 2 का क्यूब कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r कितना है 4 है, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया 2। x की वैल्यू तो आ गई 2, बट एक्चुअली लड़ाई तो सारी की सारी क्या है, लड़ाई तो सारी की सारी ये dx निकालने की लड़ाई है। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, है ना। लड़ाई तो सारी की सारी है dx निकालने की है, और मेथड बहुत आसान है, तुम लोग सब समझते हो पहले से। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखना भाई, पूरा फोकस यहीं रखना। देखो बेटा, तो x क्या है, वाकई में x है p स्क्वायर q क्यूब और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बताओ यही है कि कुछ और है, यही है ना। देखो मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है कि सबसे पहले आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x इज इक्वल टू बन जाएगा ln और साथ में p स्क्वायर q क्यूब और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बोलो बात समझ आ गई एकदम पक्का। अब सुनो, तो अगर हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है तो हमें तो बात पता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, नेचुरल लॉग ऑफ p स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ q क्यूब और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ r स्क्वायर। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। और सामने क्या था, सामने था नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है बेटा, ध्यान से देखें, तो लॉग की प्रॉपर्टी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई गई। क्या प्रॉपर्टी थी, याद करो, ऐसे लिखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ a टू द पावर b को हम लोग b नेचुरल लॉग ऑफ a लिख सकते हैं। बोलो अभी भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था। अब देखो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं, ध्यान से देखना भाई। तो नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, देखो 2 नेचुरल लॉग ऑफ p, है ना। इस पावर को मैं से आगे ले आया, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर इस 3 को आगे ले आया, तो 3 नेचुरल लॉग ऑफ q माइनस, फिर इस 2 को आगे ले आया, तो ये आया 2 और नेचुरल लॉग ऑफ r। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में बस इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, तो डिफरेंशिएट कर दो भाई, है ना। देखो बोला गया कि डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ओके, डिफरेंशिएट द इक्वेशन। तो अब तुम्हें डिफरेंशिएट करना आता है कि नेचुरल लॉग का तो 1/x, फिर x का dx ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx by x
इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dp बाय p प्लस 3 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dq बाय q और माइनस 2 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dr बाय r। बताओ तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का है ना। अब देखो यहां से dx की वैल्यू आ गई ना, और सारी की सारी लड़ाई तो ये dx निकालने की थी, तो dx कितना आया x टाइम्स ये आ गया 2 और साथ में dp बाय p प्लस 3 dq बाय q माइनस 2 और साथ में dr बाय r। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। परंतु जैसा कि हमें पता है कि ये जो dx होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है, ये मैक्सिमम एरर होता है। तो जब हमें मैक्सिमम एरर निकालना हो तो हमें इस माइनस को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का। बस अब तो सवाल सॉल्व हो गया। चलो आ जाओ, देखो सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू x टाइम्स, और x में पहले से निकाल के बैठा हूं ना, वो कितना है, वो तो 2 है। ओके, अब ब्रैकेट में देखो 2 इंटू डी बाय पी। देखो dp क्या है बेटा, 0.1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और डिवाइड बाय p वो कितना है, वो है 2। ओके, प्लस 3 dq बाय q। ओके, तो प्लस 3 dq ढूंढो, 0.2 है ना, तो जाएगा 0.6 और बाय p मतलब q है ना, तो q कितना है, वो तो 2 है। ओके, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और 2 dr बाय r, तो 2 और dr क्या है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.2 और बाय r वो तो 2 ही है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अच्छा r तो 4 है, तो चलो 4 लिख दिया उसको। बोलो आया कि नहीं आया? अरे एकदम पक्का। अरे सोच लो, है ना, ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और साथ में ये कितना आ गया 0.1 प्लस ये कितना आ गया 0.3 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं समझू, हमें बात समझ आ गई? अरे पक्का। अरे सोच लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अच्छा, इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? देखो इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू, अच्छा ये कितना है 0.4 है ना, तो ये आ जाएगा 0.8। कितना आ जाएगा 0.8, एलसीएम लेंगे तो 0.8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना भाई। 0.1 प्लस 0.3 उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना है 0.8 आया, प्लस कितना आया 0.1 आया और डिवाइडेड बाय 2 आया, 2 ने 2 को मार दिया, तो कितना आ गया 0.9 आ गया। तो जो फाइनल आंसर हमारा आया वो क्या आया, x प्लस माइनस डी एक्स। तो x कितना है, वो तो है 2 और प्लस माइनस dx कितना है 0.9। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? बोलो आई कि नहीं आई? अरे पक्का। अरे सोच लो, पर सर ये सर इतना सा सवाल, सर उसमें क्या इतनी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे क्या है, आप ये जो इतनी सारी की सारी कैलकुलेशन थी ना, आप इस सारी कैलकुलेशन से बच जाओगे बेटा। वो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहले एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से कॉपी में इसको नोट कर ले, उसके बाद देखना मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आओ बेटा देखो, मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूं, अब सुनना जरा ध्यान से। देखो फाइनल जो आंसर है वो तो x प्लस माइनस डी एक्स ही होने वाला है, और उसमें जो x की वैल्यू है वो निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इजीली आ जाती है। दिक्कत आती है dx की, और dx के लिए हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। परंतु अब देखो मैं आपको एक एनालिसिस दिखाता हूं, आपको एक कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सुनना मेरी बात बेटा, टर्म बाय टर्म आपको लिखना है। कैसे लिखना है, देखो जब आपको दिख जाए ना x, तो आप चुपचाप से लिख देना dx बाय x। लिख दोगे क्या? डायरेक्ट लिखवा रहा हूं भाई साहब, dx बाय x। अब सुनो, यहां पर जितनी भी क्वांटिटीज होंगी बीच में उतने प्लस के निशान आएंगे, यहां पर जितनी भी क्वांटिटी होगी उतने ही प्लस के निशान आएंगे। बेसिकली सारी क्वांटिटी को जोड़ करके अपने को लिखना है। ठीक है, अब सुनो, जैसे पी स्क्वायर है ना, तो पावर देखो क्या है, पावर है 2, तो आप 2 को आगे लिखो और डायरेक्ट लिख दो dp बाय p। बोल बात समझ आई? फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर देखो पावर कितनी है 3 है ना, तो आप लिखो 3 dq बाय q। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर देखो क्या है r स्क्वायर है ना, तो आप लिख दो 2 dr बाय r। बोल बात समझ आई? तो यहां से देख बेटा, तो ds की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई x इंटू 2 dp और बाय p प्लस 3 dq बाय q प्लस 2 dr और बाय r। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का है ना, देख ध्यान से देख, बिल्कुल मैच कर रहा है क्या आंसर? अरे एकदम पक्का। फॉर एग्जाम्पल, अब सुनो एक एग्जाम्पल बताता हूं, उसको भी ट्रिक के माध्यम से करेंगे, है ना। देखो, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई क्वांटिटी है, मान लो a इज इक्वल टू 3p स्क्वायर q क्यूब बाय 4r क्यूब, इस तरह से बोला गया है ना। और अपने को फिर से क्या निकालना है, da निकालना है, क्योंकि a निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जब da निकालना पड़ेगा ना, तो क्वांटिटी बाय क्वांटिटी लिखते चले जाओ। सुनो, पहले a को लिखा, क्या लिखा
डीए बाय ए, ओके, इज इक्वल टू, सर सबसे पहले तो सर 3 मिला सर, इसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। अब सुनो, वापस से मैं आपको लेकर के चलता हूं, इसीलिए मैंने आपको मिटाया नहीं था ये। सुनो बेटा, जब आप दोनों तरफ जब आप लॉग लेते हो तो वहां पर जब सारी क्वांटिटियों का जब लॉग आया है तो लॉग तो 3 का भी आएगा और log तो 4 का भी आएगा, है कि नहीं। फिर बेटा जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो log 3 और log 4 वाली टर्म जो है वो आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो कट जाएंगे। भाई डिफरेंशिएट करने पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है ना, तो ये 3 और 4 जो है ये आंसर में कोई कंट्रीब्यूट करने वाले नहीं है, तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब भाड़ में जाए 3, भाड़ में जाए 4, भाई साहब अपने को तो सिर्फ मेन क्वांटिटी से मतलब है, बोला आया कि नहीं आया। अरे पक्का, अब ध्यान से देखना, तो अपने को 3 से कोई लेना देना नहीं है। आप पी स्क्वायर देखो तो कैसे लिखोगे इसको लिखना है 2 और dp बाय p, बोलो आया कि नहीं आया, प्लस q क्यूब है ना तो क्या लिखा 3 और dq बाय q, और r क्यूब है ना तो क्या लिखा 3 और ये आया dr बाय r। बताओ क्या मैं समझूं, आपको मेरी बात समझ आई है? अरे पक्का, अरे सोच लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर ऐसा सवाल मिलेगा तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, है कि नहीं? अब तो मुझे लग रहा है भाई बच्चे मेरे सारे ये कर देंगे, कर दोगे ना? ऐसे नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर सही समझ आ गया सर, कर देंगे सर। अरे पक्का, चलो ठीक है, एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो। अब देखना मैं धीरे धीरे सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। आ जाओ, देखो एक और बढ़िया सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं, देखना सुनना, बहुत बढ़िया सा सवाल। क्या बोला गया? सवाल ऐसे बोला गया कि द लेंथ ऑफ द थ्रेड, मेरे साथ साथ लिखना, द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, of a simple pendulum was measured to be बोला गया 10 plus minus 0.1 meters, okay, and acceleration due to gravity is given as 10 plus minus 0.2 meters और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ओके, बोला गया पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताएं। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी। आप तो ऐसा समझें कि क्वेश्चन में दिया गया है ये, ठीक है, उस तरह से अपने को करना है ये कि जब कोई सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है ना तो उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो ऐसे दिया जाता है, t is equal to 2 pi under the root L by g, where L is the length of the thread and g is the acceleration due to gravity। ठीक है, मैं तो कहता हूं आप एक बार ना वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो और स्टॉप करने के बाद एक बार सवाल को देखो आराम से और करने का ट्राई करो कि देखो पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि जब पूछा है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तो वो वाकई में आपसे सिर्फ t नहीं, वाकई में वो आपसे ये पूछना चाहता है कि t प्लस माइनस dt क्या आएगा, आप ये बताइए। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो उसमें ये जो t वाली टर्म है ये निकालने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आसान है। दिक्कत तो ये dt निकालने में आएगी जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैं तो कहता हूँ आराम से वीडियो को स्टॉप करो, पेन पेपर निकालो और उसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर देना है पर पेन पेपर निकाल करके खुद से करने का प्रयास करना, नहीं तो मैंने तो करा ही देना यार, है ना। हो जाओ, शुरू हो जाओ। करा, ट्राई करा तुमने? मैं करा दूं अब, है? देखो सुनो, आ जाओ सुनो। तो बेटा ये जो पहला फैक्टर जो है t, ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जो t है ये तो देखो डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, सुनना जरा ध्यान से, तो कितना आ गया? ये आ गया 2 पाई अंडर द रूट। L की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो ध्यान से देखो, 10 दे रखी है, और g की भी वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, तो यह तो आ जाएगा 2 पाई सेकेंड। 2 पाई सेकेंड। मेन दिक्कत तो ये dt की है। ठीक है, और दिक्कत तो कुछ नहीं है, तो तुम्हें आता है भाई। अरे बोलो आता है कि नहीं आता है ना? ध्यान से रिएक्शन में बताता हूं। देखो तो t क्या है, वाकई में t है 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी, है ना।
इसको दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा साथ में एल और बाय जी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? एकदम पक्का है ना बेटा। अब ध्यान से देखो, अब तो हमें बस वो पुरानी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करना है, क्या कि जो पावर दी हुई हो उसे यहां पर इस प्रकार से लिख दें, और क्या बचा हुआ है, टी बचा है ना, तो टी की जगह क्या लिख देना है, dt बाय टी लिख देना है। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का। इज इक्वल टू, सामने देखो 4 पाई स्क्वायर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जहां पर भी l दिख जाए तो dl बाय एल और प्लस g दिख जाए तो dg बाय g। बताओ आया कि नहीं आया? एकदम पक्का। जिसने ये अब तक की वीडियो ढंग से देखी है उसे पता है भाई साहब ये मैंने कैसे लिखा है, शॉर्ट ट्रिक से लिखा है। समझे हो कि नहीं समझे यार? पक्का है ना। अब आ जाओ, चलो देखो ध्यान से देखो। तो बेटा हमें तो क्या निकालना है, dt निकालना है ना। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी t बाय 2 और साथ में dl बाय l और प्लस साथ में dg बाय g। क्या मैं समझू, हमें कहानी समझ आई है? अरे पक्का है ना। ध्यान से देखो, तो t बाय 2 तो इसका मतलब कितना, 2 पाई बाय 2 और dl बाय l, dl बाय l मतलब के 0.1 और डिवाइडेड बाय 10 प्लस dg बाय g, यह जाएगा 0.2 और डिवाइडेड बाय 10। बताओ क्या मैं समझू, हमें कहानी समझ आई है ना। देखो 2 ने 2 को मार दिया। अब आगे देखेंगे तो ये आ जाएगा बाहर, तो पाई आ गया है ना, और अंदर क्या बचा हुआ है, 0.1 बाय 10 और 0.2 बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.3 और डिवाइडेड बाय 10। तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 0.03 पाई। तो जो फाइनल आंसर हमें रिपोर्ट करना है वो कैसे रिपोर्ट करना है बताओ, वो रिपोर्ट करना है t प्लस माइनस dt से, और t कितना था 2 पाई और प्लस माइनस dt कितना निकाल दिया, 0.03 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब सोचो अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती होती कि ये क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिखते हैं, है ना, तो प्राण निकल जाते हैं आपके। आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती। कैसे होती पूरी कैलकुलेशन, पहले इसमें दोनों तरफ लॉग लिया जाता, उस लॉग को सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट किया जाता, फिर ये फाइनल आंसर आता। बोलो बात समझ आई? करके दिखाऊं साइड में कहो तो। देखो दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln t स्क्वायर और सामने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 4 पाई स्क्वायर प्लस ln l और माइनस ln g। ऐसा ही होता ना? अरे पक्का। इसको आगे सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते 2 और ln t और इज इक्वल टू, इसे तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ln 4 पाई स्क्वायर प्लस ln l और माइनस ln g, ऐसे लिखते हैं इसको। अब जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते तो ये क्या बन जाता, 2 और dt बाय t इज इक्वल टू, ये तो हो जाता 0 क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये हो जाता dl बाय l माइनस ये हो जाता dg बाय g। परंतु मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब निकालना होता है तो माइनस का भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये इक्वेशन बनती है भाई साहब इतने सारे स्टेप के बाद। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? परंतु अगर मुझे ट्रिक बनानी आती है तो मैं डायरेक्टली कुछ लिख सकता हूं, मेरे पूरी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आई विल स्टिल गेट द आंसर। बताओ मैं समझो, मैं बात समझ आई? मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए। अगर प्रॉपर मेथड से चले तो ये आंसर आएगा, और शॉर्ट ट्रिक बना देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पक्का समझ आया है? मुझे कमेंट करके नीचे बताना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और जहां से भी मैं बार बार बोलता हूं कि समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके और रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना है। नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना है, आई विल आंसर यू। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का, ओके चलो ठीक है। इसका बड़े रंग से नोट करेंगे, बड़े रंग से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो। जानते हो जो जेई जब क्वेश्चन पूछती है ना, तो कई बार वो सवाल तो आसान होता है परंतु वो शब्दों का ऐसा झोलझाल क्रिएट कर देती है कि फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। अब देखिए वैसा ही सवाल मैं आपको दिखाता हूं, सुनना जरा ध्यान से। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है पर शब्दों का ऐसा झोलझाल क्रिएट किया कि बच्चा समझ नहीं पाया कि करना क्या है ना। अब देखो सवाल देखो, सवाल बोला गया कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला गया कि द वोल्टेज was measured with a voltmeter of least count 0.5 volt, and it was found to be
फाउंड टू बी, बोला गया 10 वोल्ट। ओके, फिर बोला गया कि द करंट वॉज मेजर्ड, द करंट वॉज मेजर्ड with an emitter, with an emitter of least count 0.5 ampere, okay, and it was found to be 5 एम्पियर। ओके, अब सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि सर्किट का क्या बताएं, रेजिस्टेंस बताएं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बेटा? तो आंसर जो है, पूरा आंसर ये ऐसे रिपोर्ट किया जाएगा, कैसे? R प्लस माइनस DR, इस तरह से हमें आंसर को रिपोर्ट करना है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? क्या मैं समझू, हमें कहानी समझ आ रही है? अभी तक की सवाल तो समझ आया। अब मेरी बात सुनना बेटा, इसमें ये जो R है ना, ये R निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हमें ओम्स लॉ पता है, बताओ पता है कि नहीं पता है ना? सुनो, ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ध्यान से देखना भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो ये कहता है कि V इज इक्वल टू IR। स्टेटमेंट तो मैथमेटिकल इसकी यही है ना? तो देखो R क्या आ जाएगा? R आ जाएगा V बाय I। अब देखो ध्यान से देखो, बोल रहा है कि वोल्टेज वॉज फाउंड टू बी 10 वोल्ट एंड करंट वॉज फाउंड टू बी, बोलो बोलो बोलो, 5 एम्पियर, है कि नहीं? तो जो रेजिस्टेंस है वो तो वाकई में 2 ओम ही है, रेजिस्टेंस तो वाकई में 2 ओम ही है। परंतु सर व्हाट अबाउट दिस DR सर, ये कैसे निकाले? देखो ध्यान से देखो, आ जाओ। तो जब R इज इक्वल टू V बाई I है तो कैसे लिखा जा सकता है कि DR बाई R इज इक्वल टू dV बाई V प्लस DI बाई I। तो जो DR आ गया वो आ गया R इंटू dV बाई V प्लस DI बाई I। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो आया कि नहीं आया यार? अरे पक्का। अब सुनना बेटा, तो इस इक्वेशन में रखने के लिए R तो हमारे पास है, V तो हमारे पास है, I तो हमारे पास नहीं है मतलब, पर ये V और सर dV और DI का क्या करें बेटा? आप ध्यान से सुनो, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, आपको वो भी दिया गया है। सर कहां दिया गया है सर? देखो बोला गया है कि विद अ वोल्ट मीटर ऑफ द लीस्ट काउंट 0.5 वोल्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी स्केल से 1 सेंटीमीटर की लंबाई को मेजर करते हैं, एक घर में पाए जाने वाले स्केल से, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद स्केल से जब आप 1 सेंटीमीटर की लंबाई को मौजूद कर आप उसको मेजर करते हो, तो हमें पता है कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो तो 0.1 सेंटीमीटर है। तो वो जो 1 सेंटीमीटर की लेंथ है वो 0.1 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आप कैसे आंसर लिखते हो? 1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.1 होता है ये उसका लीस्ट काउंट ही तो होता है यार, है कि नहीं? तो बेसिकली ये जो डीवी और डीआई है ये वोल्टमीटर और एमीटर के क्या है? लीस्ट काउंट ही है। तो उनको लेकर के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो सवाल तो सॉल्व हो गया है ना? तो देख dr इज इक्वल टू आर, आर का है देखो ये रहा 2, ओके, और डीवी 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 ढूंढो विद वोल्टमीटर ऑफ लीस्ट काउंट 0.5 और v कितना था? v था 10, ओके, प्लस di 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 देखो लीस्ट काउंट देखो कितना है? 0.5 और इसका लीस्ट काउंट कितना है? ढूंढो 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 ढूंढो, कहां गया कहां गया कहां गया? ये रहा 0.5, ये तो उसका लीस्ट काउंट है ना? और i कितना है? i कहां गया? ये रहा 5 एम्पियर, ओके, ये रहा 5, ओके। बोला ठीक है सर बात समझ आ गई। तो ये आ गया 2 और साथ में देखो एलसीएम आया 10, तो ये कितना आ गया? 0.5 प्लस 2 था ना? अरे बोलो 5 2 10, तो ये कितना आ गया? 1 आ गया। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो ये कितना आ गया? 2 से 2 पंजे 10 आ गया और ऊपर कितना आ गया? 1.5, मतलब कि 15/50 आ गया। कितना आ गया? 15/50, मतलब कि 3/10। कितना आया? 3/10। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का है ना? तो देखो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा? फाइनल आंसर लिखा जाएगा 2 और प्लस माइनस 3/10 ओम, ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या मैं समझू? में कहानी समझ आई है?
अरे पक्का? तो जब लीस्ट काउंट आपको दे, मेरा बताने का, सवाल कराने का सिर्फ उद्देश्य सिर्फ यही है कि जब आपको सवाल में लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए तो आप उसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही समझ करके सवाल को सॉल्व करें, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। समझ गए हो क्या? अरे पक्का? सोच लो, है ना? चलो आ जाओ, इसको बड़े रंग से एक बार नोट कर लो, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो सुनो। तो एक वैरायटी सवालों की इसमें और बनती है जिसमें सवाल पूछा जाता है कि दो रेजिस्टेंसेस को जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो फिर एरर का क्या होगा, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनना, देखो एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक है R1 = 2 ± 0.1 ओम और एक और रेजिस्टेंस है, मैंने बोल दिया मान लीजिए 4 ± 0.2 ओम। सवाल बोला गया कि इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if they are connected in parallel with each other, find out the equivalent resistance। ओके, आपसे R इक्विवेलेंट पूछा गया तो बेटा अगेन वही कि फाइनल आंसर तो ऐसे रिपोर्ट किया जाएगा, कैसे? R इक्विवेलेंट प्लस माइनस DR इक्विवेलेंट। बताओ बात समझ आई है कि नहीं आई? अरे पक्का? अरे सोच लो, है ना? अब ध्यान से देखो, सुनो। तो जो DR इक्विवेलेंट है, लड़ाई तो उसकी है क्योंकि R इक्विवेलेंट निकालना तो बहुत आसान है भाई। हमें पता है कि जो 1/R इक्विवेलेंट होता है बेटा, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस 1/O होकर के जुड़ते हैं, 10th क्लास पढ़ करके आए हैं, हमें पता है ना? तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 और प्लस 1/R2। इसी को बाद में ऐसे भी लिख दिया जाता है, कैसे? ऐसे R1 R2 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, जब R इक्विवेलेंट निकालना होता है तो इसी फॉर्मूला को ऐसे उल्टा करके भी लिख दिया जाता है। तो बेटा ध्यान से आप देखें, सुनिए जरा एक बार। तो जो R इक्विवेलेंट आया वो तो आया R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब कितना? 4 दूनी 8 और डिवाइड बाय 6, तो ये कितना आ गया बोलो? ये आ गया, 2 से कट जाएगा, 4/3 ओम। तो ये तो R इक्विवेलेंट आया। व्हाट अबाउट द DR इक्विवेलेंट, है ना? सुनिए मेरी बात, देखिए। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2, यही होता है ना? अरे पक्का? अब मैं आपको वापस से डिफरेंशिएशन के ऊपर लेकर के जाता हूं। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी आती है तब तो आपका काम हो गया, और नहीं तो सुन लो एक बार मेरी बात। देखो ध्यान से देखो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x जो होता है ना, अपन क्या करते हैं, पहले 1/x को पहले अपन ऊपर लेकर के आते हैं, तो ये हो जाता है x पावर -1। और डिफरेंशिएशन का तो रूल है कि जो भी पावर होती है ऊपर फंक्शन में, वो पावर आगे आ जाती है, उस पावर में से एक घटा करके ऊपर लिख दिया जाता है ना? अब देखो ध्यान से देखो, तो पावर तो कितनी है? -1, तो ये तो आगे आ गई। अब इस -1 में से एक घटाओ, -2 हो गया ना, बस ये चढ़ जाएगा ऊपर, है ना? अब देखो ऊपर -2 है ना, तो नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? एकदम पक्का है क्या, है ना? अब ध्यान से देखो, आ जाओ, वापस आ जाओ। और बेटा ये जो x होता है ना, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 आया था, तो मैंने उसे लिखा नहीं, परंतु अगर ये y के रिस्पेक्ट में होता तो यहाँ पर लिखा जाता dx/dy। बोलो बात समझ आ रही है ना? नहीं आ रही तो डिफरेंशिएशन वाली वीडियो देख करके आना, चैनल पर पड़ी हुई है वो, है ना? आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। तो 1/R इक्विवेलेंट है ना, तो -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर और फिर R इक्विवेलेंट का कितना आया? DR इक्विवेलेंट। ओके, इज इक्वल टू, देखो 1/R1 है ना, तो -1/R1 स्क्वायर और फिर R1 का DR1। ओके, फिर ये 1/R2 का -1/DR2 का स्क्वायर और फिर R2 का DR2। बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब माइनस तो सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा DR इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू DR1 और डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस और साथ में DR2 और डिवाइडेड बाय R2 का भी स्क्वायर। बोलो कहानी समझ आई? तो देखो DR इक्विवेलेंट आ गया, तो बहुत सिंपल है ना? देखो सुनो, तो जो DR इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? DR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट का स्क्वायर और सामने कितना आया? DR1/R1 का स्क्वायर। देखो DR1 ढूंढो, ये रहा, और R1 का स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1/4 प्लस DR2/R2 का स्क्वायर। DR2 कितना है? 0.2, ये पॉइंट है भैया बीच में, ठीक है? तो ये आ गया 0.2
और डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आ गया। ओके तो देखो ध्यान से देखो, तो R इक्विवेलेंट का स्क्वायर वो तो मैं पहले से निकाल के बैठा था 4/3, उसका स्क्वायर कितना आया 16/9 आ गया। कितना आ गया 16/9, और अंदर तो एलसीएम 16 ही आएगा। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताना मुझे, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0.4 और प्लस 0.2, तो ये कितना आ गया देखो, 16 ने 16 को मार दिया, 0.4 0.2, ये आ जाएगा 0.6/9। ओके तो ये हो जाएगा 6/90, 3 से आप काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 3 से 3 दूनी 6 और नीचे 3 3 और 1 0, तो ये जाएगा 2/30, इसका मतलब कि 1/15। बोलो आया है कि नहीं आया, क्या मैं समझो, मैं बात समझ आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ध्यान से देखो सुनो, तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा, R इक्विवेलेंट और प्लस D R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या था, वो था 4/3। ओके 4/3 प्लस माइनस 1/15 ओम, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बोलो कहानी समझ गए हो क्या, है ना। बस सॉल्व करने का जो मेथड है वो आपको याद होना चाहिए, और ये इक्वेशन के भाई देखो इस प्रकार की कोई इक्वेशन बनती है, इसको डायरेक्टली कोई रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना आता है तो आंसर तो आपका आ ही जाएगा। क्या मैं समझू, हमें कहानी समझ आई है, अरे पक्का मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि समझ आया भी है कि नहीं आया, तो मैं दोबारा बता दूंगा क्या बात होगी इसके अंदर, ठीक है ना, पक्का। चलो बाकी इसकी जो वर्कशीट है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना, कोई डाउट लगे तो ये तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और या फिर उसे मेल कर देना, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। बात समझ आ गई, चलो ठीक है, इसका बढ़िया सा ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल मैं आपको कराता हूं, उसके बाद फिर अपन आज की वीडियो स्टॉप कर देंगे, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी यार, है ना। देखो बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक वैरायटी के सवाल में आपको दिखा पाऊं, ठीक है। सुनो आ जाओ, देखो तो एक सवाल आपको बोला गया, किस तरह से बोला गया कि अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड एंड its length is increased by 0.1%। ओके इस तरह से सवाल पूछा गया, फिर बोला गया कि फाइंड आउट द चेंज, ये इस तरह से बोल देना चाहिए कि फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। ओके कि इसकी रेजिस्टेंस में क्या परसेंटेज चेंज आएगा ये बताइए। इसके अलावा सवाल में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इतना सा डेटा दिया है कि कॉपर वायर थी, उसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 0.1% बढ़ा दिया, तो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, कितना उसमें परसेंटेज चेंज आएगा, ये बताइए, बस और कुछ नहीं बताया, ठीक है। बेटा सुनिए मेरी बात, कि जो कॉपर वायर है बेसिकली वो एक प्रकार का एक कंडक्टर ही होता है ना। तो मैंने बोला जैसे मान लो ये आपकी कोई कॉपर वायर है और ये है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी ए बोल देता हूं, सवाल में दिया नहीं है तो आंसर में नहीं आना चाहिए, ओके। और इसके अलावा ये जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, ओके। और कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है उसको हम लोग रो बोल देते हैं, ठीक है। कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है उसको हम लोग रो बोल देते हैं। बोलो बात समझ आ गई। अब इस क्या किया है, इस वायर को पकड़ के सोलह से खींच करके लंबा कर दिया, ऐसा किया है, ठीक है। बेटा जैसे वो जो आटा होता है ना, गुथा हुआ आटा नहीं होता रोटी बनाने वाला, आप उसको ऐसे फॉर्म में लेके आओ पहले, ठीक है। आप उसको ऐसे लंबा ऐसे बना लो, आप उसको खींचोगे ना तो आप देखोगे कि वो बीच में से पतला होता चला जाएगा, जैसे जैसे खींचेगा वैसे वैसे पतला होता चला जाएगा। तो बेटा होता क्या है कि जब आप किसी वायर को या किसी इस तरह के ऑब्जेक्ट को जब आप खींचते हो ना, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, सच दैट उसकी वॉल्यूम कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। लेंथ बढ़ती है पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, ताकि वॉल्यूम कैसी रह जाए, कांस्टेंट रह जाए। बोलो बात समझ आ गई। तो लेंथ बढ़ने से वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। अब सुनो, अगर इसी कॉपर वायर की अगर मैं वॉल्यूम की बात आपसे करना चाहूं, तो क्या इसकी जो वॉल्यूम है क्या वाकई में वैसी होगी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। अरे सिलेंडर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर एल ही तो होता है यार, तो ये जो पाई आर स्क्वायर है वो यही वाला एरिया तो है। अगर ये वायर है तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, एल, तो वॉल्यूम कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर एल, तो ए इंटू एल। बोलो आया कि नहीं आया, पक्का। अब बेटा क्या करें, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए एक बार, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू एल, यही आएगा ना। अब सुनो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करा जाए तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ v इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ l।
बोलो यही आएगा क्या? अब बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ओके, तो अगर अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा dv by v इज इक्वल टू da by a प्लस साथ में बन जाएगा dl by l। बोलो बात समझ आई? क्या यही बनेगा क्या? अब ध्यान सुनना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि जब लेंथ में चेंज हो जाए तो एरिया में ऐसा चेंज होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाए। अगर एल जो है वो बढ़ रही है तो ए घट रहा होगा ताकि वॉल्यूम कैसा रह जाए? कांस्टेंट। तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? वो तो हो गया जीरो। कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब कि dl by l की जगह पे माइनस da by a लिखा जा सकता है, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हैं कि da by a की जगह पे माइनस dl by l लिखा जा सकता है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का? चलो अब इसको बोल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब एक नई बात करता हूं आपके साथ, याद करो। तो 10वीं क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो और साथ में L और डिवाइड बाय A। मम्मी कसम खा के बताओ तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा? अरे पक्का? सोच लो बेटा। इसमें भी आप क्या करो, दोनों तरफ लोग ले लो। तो जब दोनों तरफ लोग लोगे तो क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ R इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ रो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ L और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A। बोलो यही बनेगा क्या? अरे पक्का? सोच लो, है ना बेटा। इसको भी आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ओके। तो जब हम इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना जाएगा? dr बाय r इज इक्वल टू, बेटा रो तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, तो ये आ गया जीरो और प्लस क्या आ गया? dl बाय l और माइनस का da बाय a। बोलो क्या हमें बात समझ आई? अरे पक्का, है ना। अब देख बेटा ध्यान से देख, तो इस इक्वेशन को मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं यहां पर ऐसे कैसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या बनी हुई है? ये बनी हुई है dr बाय r इज इक्वल टू dl बाय l और माइनस का da बाय a। यही बना हुआ है क्या? अब बेटा ध्यान से देखो कि सवाल में मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी थी, तो ये जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आना चाहिए ना, इसीलिए देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन da बाय a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस dl बाय l। इसीलिए मैंने निकाल करके पहले से रखा हुआ है वो, ठीक है ना। अब उसको उधर पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? dr बाय r इज इक्वल टू dl बाय l माइनस, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस dl बाय l। तो ये क्या आ गया? dr बाय r इज इक्वल टू 2 इंटू dl बाय l। याद करो इस वीडियो की शुरुआत में आपको रिलेटिव एरर पढ़ाया गया था। वो जो रिलेटिव एरर होता है वो बेसिकली एक प्रकार का रिलेटिव चेंज ही होता है कि नहीं? क्या होता है? एक प्रकार का रिलेटिव चेंज ही होता है। और उस रिलेटिव चेंज को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है? परसेंटेज चेंज आ जाता है। तो अगर अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। तो बेटा ध्यान से देखें, तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ जो कि आपको सवाल में दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आ गया। ध्यान से देखो तो ये आया, देखो परसेंटेज और चेंज इन रेजिस्टेंस। तो देखो ध्यान से देखो कितना आया? वो आया 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और वो कितना है? 0.1। तो आंसर कितना आ गया? 0.2%। बोलो आया कि नहीं आया? अरे पक्का। जेई में पूछा हुआ एक बहुत जानदार सवाल जो कि अब मैं आशा कर रहा हूं कि अब हमें समझ आ गया होगा। बोलो बात समझ आई? तो बेटा जब वीडियो शुरू हुई तो मैंने आपके साथ बात करी ट्रू वैल्यू की, फिर मेजर्ड वैल्यू की बात करी, फिर एरर की बात करी कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर एरर के बहुत सारे प्रकार में से मैंने बोला कि मेनली मैं उसे दो भागों में बांटता हूं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो कि मेनली ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है और इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसे कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिस्टमैटिक चेंज होता है उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो रैंडम एरर होता है उसे कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, है कि नहीं? तो फिर अपन उसे मिनिमाइज करते हैं, और वो जो मिनिमाइज करने का तरीका था वो फिर मैंने आपको बताया कि जब बहुत सारे रीडिंग्स का एवरेज ले लिया जाता है तो वो जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ रिलेटिव एरर की बात करी, इसके पहले मैंने आपके साथ एब्सोल्यूट एरर की बात करी, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करी, परसेंटेज एरर की बात करी, फिर आपके साथ बात करी एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करी। ढंग से मैंने आपको उसे समझाया। उसके बाद हम लोग बढ़ चले प्रोपगेशन ऑफ एरर्स की तरफ, और उसमें हमने अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे एरर जुड़ता है या घट जाता है या उसका क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपके साथ आज की वीडियो में करी।
उसके बाद दिखाए मैंने आपको कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, और वीडियो हो गई यहाँ पर हमारी समाप्त। ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमें आज का लेक्चर बहुत बढ़िया ढंग से समझ आया होगा, और समझ आया हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसकी वर्कशीट तो वहीं पर पड़ी हुई है, उसको सॉल्व कर लेना, डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। हम लोग मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।